सो वेद सबसे पुराना टेक्स्ट है दुनिया का, जो ओरली ट्रांसमिट हुआ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और फिर बहुत बाद में लिखे गए। जितना नॉलेज वेदों में अवेलेबल था, जितनी जानकारी अवेलेबल थी, उन्होंने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसको अरेंज किया है। सो इसीलिए उनको व्यास बोलते हैं, वेदों के व्यास, जिन्होंने कंपाइल किया। अच्छा, है। ओके। उनका नाम वेद व्यास नहीं था। हाँ। सरस्वती नदी, अब सब बोलेंगे अगर माइथोलॉजी है तो, क्योंकि अगर आपने आंखें बंद कर ली तो आपको सब कुछ माइथोलॉजी फेक ही लगेगा। सो एक ड्रैगन जैसा था जिसने, क्योंकि उसका साइज भी बहुत बड़ा था और वो रेंग भी सकता था, क्रॉल कर सकता था। अच्छा, ओके। उसने पूरे विश्व का जो पानी था वो उसने छुपा के कॉइल करके वो उसके अराउंड बैठ गया। ओके। तो इसीलिए मतलब वो ऐसा एक विजन आता है कि एक ड्रैगन जैसा होगा कोई क्रिएचर। तो इंद्र ने वृत्र को हराया और उसके 99 फोर्ट्स थे, 99 फोर्ट्स थे जिनको तोड़ के पानी को रिलीज किया फॉर ऑल मॉर्टल्स। पर कुछ पुराणों में क्लियरली मेंशन है कि बुध अवतार का एक पर्पस ये भी था कि करुणा जगाना दोबारा। तो उस टाइम हमें समझ में आता है कि मे बी वैदिक सैक्रिफाइसेस हो रहे थे उस टाइम, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में पैदा हुआ है बुध, राइट? सो कलयुग में क्योंकि सारी चीजें डिस्टॉर्टेड थी, तो उस टाइम एक्चुअली एनिमल सैक्रिफाइसेस हो रहे होंगे। कॉमन कॉन्सेप्ट है सब उपनिषद में, वो यही है कि आपको एक रिकग्निशन होना चाहिए कि आप ये शरीर नहीं है, आप ये आत्मा है जो उसके अंदर है, और आपका गोल है परमात्मा से जुड़ना। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो हर वक्त कंप्लेंट तो करते हैं कि भारत के इतिहास को ठीक तरह से डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, भारत के इतिहास को बहुत तोड़ मरोड़ के बताया गया। बट द रियल क्वेश्चन इज, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने असली इतिहास को जानना चाहते हैं? अनलेस एंड अनटिल वी बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ पीपल जो कि अपने इतिहास को जानना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया को कैसे बताएंगे कि हमारा इतिहास क्या है? ठीक इसीलिए आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में बात हुई है वेदों के बारे में, आर्यन इन्वेजन थियोरी के बारे में और भारत के इतिहास के बारे में। ये है एक बहुत ही इंटेंस कॉन्वर्सेशन डॉक्टर विनीत अग्रवाल के साथ। जब भी मैं डॉक्टर विनीत अग्रवाल जी से मिलता हूँ, मुझे भारत के बारे में कुछ नया जानने मिलता है। वो मेरे ब्रेन को ओपन अप कर देते हैं अपने प्लेथोरा ऑफ नॉलेज के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि हम लेके आते हैं एक ब्रिलियंट कॉन्वर्सेशन एवरी सैटरडे एंड वेडनेसडे एट 5 PM। नमस्ते सर, आपका फिर से स्वागत है शो पे। पिछली बार जहां हमने वेदों की बात की थी, इस बार भी हम वही करने वाले, बस इस बार हम उसे हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज आखिरी बार लोगों ने बहुत हमें चीज़ें बोली थी कि आप हिंदी में करिए ये, तो सर हियर वी आर एंड आज हम हिंदी में वेदों को डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। बट सर फर्स्टली वेलकम ऑन द शो वंस अगेन। थैंक यू सो मच जयेश। और आई थिंक वो एक प्रॉब्लम आ जाती है बात करते हुए, क्योंकि हम लोग इतना यूज टू है हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करने की, मुंबई जैसे शहर में रह के। बट डेफिनेटली हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा जानकारी हम हिंदी में दे सके, करेक्ट, उतनी लोगों तक पहुंचाएं। राइट। सो पिछली बार इनफैक्ट जो हम कमेंट्स देख रहे थे, पीपल मतलब लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा फैसिनेशन है, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट पे नहीं, आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे बातें करते हो एंड यू हैव एक्सप्लेन टू देम हिस्ट्री क्या होती है, भारत की जो हिस्ट्री, आपने इतिहास समझाया, आपने रिलीजन वाला एस्पेक्ट समझाया, आपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी समझाया। बट वेदों को लेके जो हमेशा एक क्वेश्चन होता है, इससे ही स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि वेदों को बहुत टाइम तक ओरली ट्रांसमिट किया गया था एंड देन दे वर रिटन एट सम पॉइंट, जो वेद व्यास जी ने उन्हें कंपाइल किया था। तो ये तो हमें पता चल गया कि कंपाइल वेद व्यास जी ने किया था, बट उसके पहले जो ये ओरल ट्रांसमिशन हो रहा था, ये कौन कर रहा था, क्यों कर रहे थे, कहाँ से हो रहा था, कैसे हो रहा था? सो जयेश, एक्चुअली बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है ये, और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि कोई कैसे विश्वास करे कि ये एक ट्रेडिशन है हमारी, जो परंपरा है वो अनचेंज्ड इतने हजारों सालों से चली आ रही है। लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा कॉमनली आता है कि अरे पर कैसे प्रिजर्व किया उसको, कैसे इंश्योर किया कि उसमें कोई गलतियां नहीं हो, कोई मिस्टेक्स नहीं हो, किसी ने कोई इंटरपोलेशन नहीं किया है, कुछ चीजें निकाली नहीं है, कुछ डाली नहीं है। सो आई थिंक ये एक इकलौता ऐसा वर्ल्ड का एक इतिहास में, अगर आप कोई भी एग्जाम्पल देखेंगे ना, ये एक इकलौता एग्जाम्पल आपको मिलेगा जहाँ पे हजारों सालों से, फ्रॉम मिलेनिया, एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है ओरली पास ऑन करने की। Okay.
और उसमें कैसे, जैसे अब हमें स्कूल्स में हमें कैसे हैबिट है कि आपको एक रट्टा लगा देते हैं, यू नो, कि आपको टेबल्स रटने हैं. अब आपने टेबल्स एक बार रट लिए, आप कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में. अगर आप उसको नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करोगे, उसमें कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा, राइट? तो वो एक ओरल ट्रेडिशन है पास ऑन करने की. अगर हम आज टेबल्स नहीं भी लिखते, ओरली हमें इतने रटाए जाते हैं बचपन में मैथ्स के लिए कि वो आप नेक्स्ट जनरेशन को इजीली पास ऑन कर सकते हो. तो ये एक तरीका है समझने का कि इस तरह वैसे एक ओरल ट्रेडिशन कंटिन्यूअसली विदाउट एनी चेंज पास ऑन की जा सकती है. पर ऑफ कोर्स ये बहुत छोटी चीज है, यू नो, टेबल्स 20 तक के टेबल्स मैक्सिमम अगर हम याद रखें. वेदों में हजारों श्लोक हैं. तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये विदाउट एनी ब्रेक या विदाउट एनी चेंजेस पास ऑन होती रहे? सो वेदों के लिए अलग अलग ऋषि जो थे उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया वो पास ऑन करने के लिए. सो जब हम वेदों की बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वेदों में है क्या. वेद हम किसे कहते हैं? सो वेद सबसे पुराना स्क्रिप्चर है इस दुनिया का. ओके. सर मैं एक चीज के लिए इंटरप्ट करूंगा. जो कहा जाता है कि एपिक ऑफ गिलगामेश, जो कि सबसे पुराना एक रिटन डॉक्यूमेंट कहा जाता है, right. तो वेद उससे भी पुराने हैं? डेफिनेटली. अगर आप लैंग्वेज देखेंगे तो वो डेफिनेटली इससे ज्यादा पुराने हैं. लिखे गए थे वेद काफी बाद में, पर जैसा आपने कहा ओरली पास ऑन होते रहे. तो ये ओरली पास ऑन करने के लिए ही हमें ये समझना जरूरी है कि किसने किया और क्यों किया. सो क्यों का कारण ऑफ कोर्स सिंपल है, बिकॉज ये सबसे सेक्रेड, सबसे पवित्र टेक्स्ट माने जाते हैं हिंदुइज्म में. सनातन धर्म के सबसे पवित्र टेक्स्ट हैं और सबसे अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है. अगर कभी भी कोई कंफ्यूजन हो, कभी भी कोई डिबेट हो कि महाभारत में ऐसा लिखा है और किसी पुराण में ऐसा लिखा है, तो आप सेटल कैसे करोगे उसको? आप वेदों में जाके देखेंगे कि वेदों में क्या लिखा है, वही चीज मान्य होगी. सो इसीलिए जो मैं पहले समझा रहा था कि हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वेद है क्या. सो वेद सबसे पुराना टेक्स्ट है दुनिया का, यू नो, जो ओरली ट्रांसमिट हुआ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम और फिर बहुत बाद में लिखे गए. पर वेदों में भी अलग अलग डिविजन्स हैं और इन हर डिविजन्स के लिए अलग अलग भागों के लिए, अलग अलग मंडलों के लिए अलग अलग ऋषियों की फैमिलीज इन्वॉल्व थी उनको प्रिजर्व करने के लिए. सो हमें ज्यादातर लोगों को पता होगा कि वेद 4 तरह के वेद होते हैं. बेसिकली वेद इज अ ब्रॉड टर्म. उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों आते हैं. ऋग्वेद के अंदर भी 10 डिविजन्स हैं. सो उनको मंडल कहते हैं. एक्चुअली 2 तरह से डिवाइड होते हैं. ऋग्वेद का एक अष्टक बोलते हैं जिसमें 8 भाग है, पर जो ज्यादा कॉमनली एक्सेप्टेड है उसमें मंडल होते हैं. तो 10 मंडल हैं ऋग्वेद के. उसमें अगर आप देखेंगे दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक जो श्लोक हैं, जो ऋचाएं हैं वेदों की, वो सारी की सारी एक एक फैमिली के द्वारा लिखी गई हैं. और ये ऐसे ओरिजिनल नहीं थी, ये वेद व्यास जी ने कंपाइल किए हैं. वेद व्यास जी ने उनको सिंप्लीफाई किया. बेसिकली जितना नॉलेज वेदों में अवेलेबल था, जितनी जानकारी अवेलेबल थी, उन्होंने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसको अरेंज किया है. सो इसीलिए उनको व्यास बोलते हैं, वेदों के व्यास, जिन्होंने कंपाइल किया. अच्छा, ओके. उनका नाम वेद व्यास नहीं था. हाँ, राइट. उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था. राइट. सो बहुत लोगों को पता नहीं होगा शायद कि कृष्ण नाम के और भी लोग थे, सिर्फ भगवान कृष्ण ही नहीं थे. सो व्यास का मतलब होता है जो कंपाइल करता है. ओके. तो व्यास वो होता है जो कंपाइल करता है और जो सिंप्लीफाई करता है, और जो वेदों को कंपाइल कर रहे हैं वो वेद व्यास हो गए. तो वेद व्यास भी हर मनवंतर में अलग अलग होते हैं. ओके. इस मनवंतर में 28वें महायुग में, मनवंतर ही नहीं, हर महायुग में भी अलग अलग होते हैं. अच्छा. सो इस 28वें महायुग के लिए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है. ओके. तो उन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए उनको रीअरेंज किया और इस तरह रीअरेंज किया कि दूसरा जो मंडल है उसके ऋषि जो है वो गृत्समाद है. गृत्समाद ऋषि और उनकी जो फैमिली थी, उनका जो परिवार था, उनके स्टूडेंट्स थे या उनके अपने संतान थी, उन्होंने जनरेशंस तक जो मंत्र बनाए हैं वो सारे सेकंड मंडल में डाले गए. राइट. तीसरे मंडल में विश्वामित्र और उनके डिसेंडेंट्स के हैं. चौथे मंडल में वामदेव के हैं. 5वें मंडल में अत्रि ऋषि के हैं. 6ठे मंडल में वशिष्ठ के हैं.
सातवें मंडल में कणव और अंगिरस ऋषि के हैं। और तो इस तरह से हमें एक आइडिया मिलता है कि कौन ऋषि थे जिन्होंने वेदों की वेदों की रचना नहीं हम कह सकते, वो गलत टर्म होगा, जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि ये मंत्र दृष्टा थे जिन्हें विजन्स में, ट्रांस में मंत्र नजर आए, समाधि के टाइम या मेडिटेशन के टाइम, तपस्या के टाइम, उन्हें जो मंत्र विजन्स में आए वो उन्होंने लिखे, उन्होंने खुद रचना नहीं की, रेवलेशंस थे ये। तो वो उन्होंने इकट्ठे जब करके वेद व्यास जी ने उनको सिंप्लीफाई करने के लिए अलग अलग मंडल बना दिए हैं। पहला मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल जो है ऋग्वेद के, उनमें मल्टीपल फैमिलीज के वो है वर्सेस है। ओके। और 9वां मंडल जो है वो पूरा का पूरा सोम के ऊपर है। तो सोम से रिलेटेड जो हमने पिछली बार डिस्कशन किया था, सोमरस के ऊपर, तो सोमरस से रिलेटेड जितने भी वर्सेस हैं मेजॉरिटी उनमें से वेदव्यास जी ने एक अलग मंडल में डाल दिए हैं। ओके। 9वें मंडल में। सो अलग अलग फैमिलीज के ऋषि, उनके डिसेंडेंट्स, उनके स्टूडेंट्स जो इन्वॉल्व थे इनको वेदों की उसके संरक्षण के लिए, उसके ट्रांसमिशन के लिए, उनका ये दायित्व था कि ओरली आपको ट्रांसमिट करते रहना है, जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन। और अभी भी अगर आप किसी गुरुकुल में जाएंगे जहाँ पे वेदों की शिक्षा दी जाती है, आप देखेंगे उनका एक बहुत स्पेसिफिक तरीका है रिसाइट करने का, ओरली रेसिटेशन का भी। मतलब एग्जैक्टली से बता सकते हैं आप क्या? देखिए उसको बोलते हैं पाद पाठ कहते हैं उसको, कि हर वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। अलग अलग तरीके होते हैं उसके पाठ के, जिसमें आपको वर्ड के एक एक लेटर को अलग बोल के भी एक प्रोनाउंसिएशन होता है। दूसरा होता है उनको आपको एक रिदम में करना है, तो आप कैसे उनको प्रोनाउंस करोगे, और 3-4 तरह से आप उसका पाठ कर सकते हैं। अच्छा। और ये अलग अलग तरह से उन्हें सिखाया जाता था ताकि वर्ड में ट्रांसमिशन होने में कोई गलती ना हो। ओके। वो 3-4 तरह से पाठ कर रहे हैं हर उसी टेक्स्ट का। ओके। ताकि कोई भी उसमें त्रुटि ना आए, कोई उसमें गलती नहीं आए ट्रांसमिट होने में। ओके। जो गलतियां हो रही है वो ट्रांसलेशंस में हो रही है लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट में जब उन्होंने पास ऑन किया था अगली जनरेशन को, उन्होंने बहुत सारे ऐसे चेक्स और बैलेंसेस बनाए कि उसमें गलती नहीं आनी चाहिए बोलते हुए। तो ये ओरल ट्रांसमिशन किसी भी रिटन ट्रांसमिशन से बेटर है। ओके। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये एक ऐतिहासिक तरीका है, पूरी दुनिया में, विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा जो जिस तरह इन्होंने एक तरीका ये निकाला कि उसमें टेक्स्ट में कोई भी मिस्टेक नहीं आए। क्योंकि आप लिखेंगे उसमें कोई मात्रा गुम हो गई, कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया, अगली जनरेशन ने जब कॉपी किया उसमें कुछ रह गया, वो चाइनीज विस्पर्स हो जाएगा। करेक्ट। हाँ। बाय द टाइम वो हम तक पहुंचेगा तब तक उसका मतलब ही बदल जाएगा। इसीलिए वेद माने जाते हैं कि अनकरप्टेड है। और उनको अपौरुष्य बोला जाता है कि उसमें इंसान का कोई भी काम रोल नहीं था, सिर्फ हमने ट्रांसमिट किया है। पर वो रेवलेशंस हैं जो भगवान से आए हैं, और वो पास ऑन भी इसी तरीके से हुए कि उनमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। ओके सर, आपने ये जो स्कूल्स की बात की जहाँ पे वेद पढ़ते हैं, तो मुझे इससे याद आया कि मैं बहुत साल पहले ऋषिकेश गया था, एंड वहाँ पे मतलब मैं ट्रैवल फोटोग्राफी कर रहा था, एंड घूमते घूमते बाय चांस में एक ऐसे स्कूल में पहुँच गया जहाँ पे संस्कृत लिटरेचर को पढ़ रहे थे छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हें पंडित बनना था, तो वो पढ़ रहे थे। एंड मैंने उनसे इंटरेक्ट किया था। ऑल्दो उस टाइम पे मुझे कुछ नॉलेज नहीं था इन चीज़ों का, तो मुझे पता नहीं था कि वो क्या पढ़ रहे हैं। बट अब जब आपने ये चीज़ बोली तो मुझे समझ में आया कि ओके वो वेद पढ़ रहे थे उस वक्त। एंड मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो में भी हम वो फोटोज डाले जो मैंने लिए थे वहाँ पे। वो बहुत इंटरेस्टिंग स्कूल है कि अगर कोई जाता है ऋषिकेश, प्लीज़ चेक आउट दैट स्कूल। मुझे नाम नहीं याद बट ढूंढने पे मिल जाएगा। सर मैंने एक आपका ही वीडियो देखा था शायद, जिसमें आप ये बता रहे थे कि बता रहे थे कि जो इंसान चारों वेद पढ़ता है वो चतुर्वेदी, जो 3 पढ़ता है वो त्रिवेदी। तो ये क्या चीज़ है एग्जैक्टली? सो जैसे अलग अलग ब्राह्मण फैमिलीज का दायित्व था वेदों की नॉलेज को पास ऑन करना, तो उसमें से कुछ थे जो स्पेशलाइज्ड हो गए एक वेद के लिए। अच्छा। कुछ थे जिन्होंने 2 वेद पढ़े और पास ऑन किए, तो कुछ ने 3 पढ़े, कुछ ने 4 पढ़े। तो इसी तरह ये नाम जो सरनेम्स हैं ये उसी कारण आए हैं। तो ये जो स्पेशलाइजेशन का रीजन है कि 1 में 2 में या 3 में, इसका क्या रीजन था? इसका ऐसे कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन बहुत सारे ऋषि थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे, जो उनके जैसे वेद व्यास के भी 4 मेन स्टूडेंट्स थे,
जो बताए जाते हैं, तो उनको अलग अलग वेदों का दायित्व दिया अच्छा, गया। ओके, फिर उनके फर्दर जनरेशन जो होंगी, उनके जो स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने कैसे अलग अलग ओके, उसको किया। तो इनको ना शाखाएं बोलते हैं। हाँ, तो हर वेद की अलग अलग शाखाएं भी हैं। ओके, बेसिस ऑफ इंटेलेक्ट जो कैपेसिटी उनकी है उसपे? ओके, पॉसिबली बेसिस द इंटेलेक्ट, या फिर जो उनको जिस चीज में ज्यादा रुचि थी, मे बी उन्होंने वो वाला पोर्शन उठाया और ट्रांसमिट करने लगे। और हर एक का ढंग अलग था, हर एक का थोड़ा सा अप्रोच अलग थी ट्रांसमिट करने की। तो इसलिए वो जो पाठ, जैसे मैंने आपको कहा, उसके अलग अलग तरीके हैं। किसी ने किसी तरह प्रोपगेट किया, किसी ने किसी और तरह पास ऑन किया। और अगेन जो ऋग्वेद है वो मोस्टली टेक्स्ट है। हाँ, मतलब उसमें हमें मंत्र हैं, ऋचाएं हैं जो देवताओं के। रिचुअल्स नहीं, रिचुअल्स उतने नहीं है। ओके, उसमें बहुत ज्यादा फोकस है प्रेयर्स के लिए। अच्छा, तो ओके, ऋक का मतलब बेसिकली होता है प्रेज। सो ऋचाएं जो हम बोलते हैं वेदों की, ऋक रूट जो है, तो उसका मतलब होता है प्रेज करना या ग्लोरी। प्रेज मतलब PRAISC वाला? ओके, या प्रेज या ग्लोरी, मतलब आप बड़ाई कर रहे हैं किसी की, या आप उनकी प्रेयर कर रहे हैं। और यजुर जो वेद है वो आता है यज जो रूट है। तो यज मतलब जैसे यज्ञ है, यज्ञ में भी वही रूट होता है। सो यज मतलब वर्शिप करना। तो ऋचाएं जो हैं वो देवताओं की बड़ाई कर रही हैं एक तरह से, तो उनकी प्रेज कर रही हैं। यजुर्वेद में जो मंत्र है वो मोस्टली रिचुअल से रिलेटेड है कि उन देवताओं को हम वर्शिप कैसे करें, उनकी पूजा कैसे करें, उनकी उपासना कैसे करें। सामवेद में मोर और लेस ऋग्वेद के ही वर्सेस हैं, पर उनको एक ट्यून में सेट किया गया है। ओके, तो जब आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो आपको किस तरह वो करना है। मीटर्स है, मीटर्स तो ऑटोमेटिकली है ही वर्सेस में। वेदों में सब मीटर्स में ही है। अच्छा, ओके, 6 मेन मीटर्स हैं जिसमें मंत्र लिखे गए हैं। जैसे गायत्री है, तो गायत्री जैसे 3/8 का मीटर है। ओके, सो ऐसे अलग अलग मीटर्स है। 4/8 का मीटर है, 4/12 का मीटर है। सो ये जो मीटर्स हैं ये तो ऑटोमेटिकली हैं ही, क्योंकि वो इट्स लाइक अ पोएम। आप पोएम लिख रहे हो तो एक उसमें राइमिंग आ ही जाती है, एक मीटर ऑटोमेटिकली आ जाता है। और वेद बहुत ही पोएटिक हैं। ओके, वेदों के जो श्लोक आप अगर पढ़ेंगे, अगर ओरिजिनल संस्कृत में आप देखेंगे और उनका मतलब समझेंगे ना, बहुत ज्यादा पोएटिक हैं। ओके, सो सामवेद में स्पेसिफिकली उनको एक म्यूजिक दिया गया है। अच्छा, तो जब आप देखते हो कोई कॉन्सर्ट, अगर वेस्टर्न कॉन्सर्ट अगर आप देखें तो उसमें ये आप म्यूजिकल नोट्स आप उनके देखते हैं, जनरली वो ना पढ़ के बजा रहे हैं। हाँ, इंडिया में वो कॉन्सेप्ट नहीं है। हम याद करते हैं कि कैसे बजाना है और उस तरह से प्ले होता है। लेकिन ये जो एनोटेशंस उनको बोलते हैं, और जो उनके सामने पेपर्स रखे होते हैं और पेपर्स के ऊपर लिखे होते हैं, सिंबल्स बने होते हैं, उसमें कब कहाँ कैसे बजाना है वो लिखा होता है। ओके, सामवेद में एक्चुअली वैसे लिखा हुआ है। अच्छा, कि आपको इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, इसमें कौन सा नोट आएगा, कौन सा म्यूजिक आएगा, वैसा है। तो ये अगेन विश्व का सबसे पुराना म्यूजिकल एनोटेशन वाला लिटरेचर है ये। ओके, तो सामवेद में कैसे उच्चारण करना है, कैसे मंत्रों को गाना है, बेसिकली वो बताया जाता है। तो सामवेद में जैसे ऋग्वेद में ऑलमोस्ट 10,600 10,000 से ऊपर वर्सेस हैं। ओके, यजुर्वेद में ऑलमोस्ट 1900 के आसपास वर्सेस हैं। सामवेद में भी ऑलमोस्ट उतने ही हैं, पर यजुर्वेद के वर्सेस सारे ऋग्वेद के वर्सेस पे बिल्ड करते हैं, पर अलग हैं। ओके, मोस्ट ऑफ देम। सामवेद में जो ऑलमोस्ट 1900 या 1800 से 1900 के बीच के जो वर्सेस हैं, उसमें से रफली 1800 वर्सेस ऋग्वेद के ही हैं। अच्छा, तो उसमें वही वर्सेस को रिपीट किया गया है इन अ म्यूजिकल फॉर्म, राइट। और अथर्ववेद जो है उसमें रफली अराउंड 6000 वर्सेस हैं जो अलग हैं, पर उसमें भी ऑलमोस्ट 1/6 वर्सेस ऋग्वेद के हैं। ओके, तो ऋग्वेद इज द ओरिजिन ऑफ ऑल अदर ब्रांचेस आल्सो। ओके, पर उसमें भी अलग अलग कारणों से उन्हें अलग अलग किया गया। तो कुछ लोग थे जो सिर्फ ऋग्वेद को ही फॉलो करते थे और उसी को प्रोपोगेट करते थे। कुछ थे जो ऋग्वेद और यजुर को करते थे, कुछ सामवेद को भी करते थे। और अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें अब रियलाइज नहीं होता। अब हम अगर यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, घर में एक पंडित जी आते हैं, राइट, एक पुरोहित हैं जो आते हैं,
पर पुराने जमाने में वैदिक समय में 4 पंडित होते थे बेसिकली वहाँ पे। अच्छा। 4 ब्राह्मणों को बिठाया जाता था। ओके। तो उसमें से एक जो ब्राह्मण थे जिनको होत्री कहते हैं, वो मेन ब्राह्मण होते थे उस रिचुअल के लिए। होत्री ऋग्वेद का पाठ करते थे। अच्छा, ओके। उसके बाद जो दूसरे थे अध्वर्यु, वो करते थे यजुर्वेद का पाठ। उदगात्री करते थे सामवेद का पाठ। और जो ब्राह्मण जो था चौथा जिसको बोलते थे, वो अथर्ववेद का पाठ करते थे। तो 4 वेद, तो 4 पंडित अलग अलग विद्वान वहां बैठ के 4 अलग अलग वेदों का पाठ करते होते थे। ओके। तो ये अलग अलग वेदों को प्रोपोगेट, फिर उनकी फैमिलीज उसको आगे लेती गई। तो इसीलिए वो एक वेद, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी वैसे कंटिन्यू होता है। सो ये जो आपने होत्री भी अभी कहा, अग्निहोत्री, ये क्या मतलब इसको समझना सिमिलर होगा। अग्नि, क्योंकि अग्नि के ही फायर सैक्रिफाइसेस हम कर रहे हैं ना, यज्ञ कर रहे हैं। ओके, तो उसलिए अग्निहोत्री हो गया। yes, ओके। सो 4 वेद तो चतुर्वेदी, 3 त्रिवेदी, 2 द्विवेदी। तो एक पे क्या होता है? वेदी। मैंने ऐसा सुना नहीं कभी, बट मतलब आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ओके। सर, बट पिछली बार हमने जब वेदों की भी बात की थी, तो हमने एक ब्रॉडर जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम था उस टाइम पे उसकी बात की थी कि किस तरह से हमारा नॉलेज हम आगे पहुंचा रहे थे। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जिसे इंग्लिश से प्रॉब्लम नहीं था, पिछले एपिसोड में वो देख सकते हो, बट इस बार भी आप वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे ताकि कॉन्टेक्स्ट मिल जाए लोगों को कि जैसे वेद भी होते हैं तो उसमें भी वेदांग एक चीज होती है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस थे, वो हमने एक पूरा सिस्टम भी उसका बना के डाला था। बट अगेन अगर आप वो बता सको एक बार। So ब्रॉडली मैं थोड़ा सिंपल तरीके में ही बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो ऑलरेडी हमने काफी डिटेल कर दी है, कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों को। पर जैसे हमने बोला 4 वेद हैं, उनका अलग अलग कारण है, अलग अलग उनका पर्पस है, बेसिकली उद्देश्य अलग अलग है चारों वेदों का। उसके बाद इनको वेद जो है ना, वेदों के बारे में जो हम बात करते हैं, हम जनरली बात करते हैं संहिता की। तो वेदों के जो मंत्र हैं उनको संहिता बोलते हैं। तो वैदिक संहिता, ऋग्वेदिक संहिता, ये संहिता होती है। अब संहिता के बाद आता है ब्राह्मण, वो भी एक टाइप ऑफ वेदों का पार्ट है। सो 4 डिविजन जो हमने बोले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों के फर्दर 4 डिविजन्स हैं। चारों का और चार पार्ट्स हैं। और तो उसमें से पहला पार्ट है संहिता, जिसमें सारे मंत्र हैं। उसके बाद आता है ब्राह्मण, जिसमें उस मंत्र से रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। कि अगर हमें किसी रिचुअल में, किसी विधि में हमें ये मंत्र यूज करने हैं तो उसका लॉजिक क्या है, या उसके पीछे की कहानी क्या है, और उसको करना कैसे है, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये सारी चीजें ब्राह्मणों में एक्सप्लेन की गई हैं। सो जब आप कोई वेद का मंत्र पढ़ते हैं, अगर आप उसका मीनिंग समझना है तो काफी बार वो ब्राह्मणों में थोड़ा डिटेल्ड में मिलता है कि इसका पर्पस क्या है, वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि वैदिक संस्कृत जो है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप महाभारत रामायण की संस्कृत पढ़ेंगे, वो बहुत सिंपल, तो मतलब कंपैरेटिवली इवॉल्व हुई है। बिल्कुल डेफिनेटली सिंप्लीफाई हुई है। क्योंकि वैदिक संस्कृत, क्योंकि आप देखिए पोएट की रचना है, या पोएट का विजन है, तो उनके दिमाग में जो डीप फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तथ्य आ रहे हैं उनके दिमाग में, उसको कैसे वो लिखेंगे। तो उन्होंने वो उस अपनी वोकैबुलरी के हिसाब से, क्योंकि तो सारे विद्वान ऋषि थे, उनकी वोकैबुलरी थोड़ी और ज्यादा गूढ़ संस्कृत वाली होगी, राइट। तो उन्होंने जो लिखे हुए हैं श्लोक, वो काफी डीप मीनिंग के हैं। उनका इंटरप्रिटेशन इसीलिए अलग अलग निकलता है। अच्छा। आप अगर 2 ट्रांसलेशन उठा के देखेंगे ना, आपको दोनों में एकदम ही अलग मीनिंग नजर आएगा। क्योंकि कहीं पे वो उसी शब्द को एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, कहीं पे उसी शब्द को एज अ एडवर्ब यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है। पर महाभारत, रामायण और पुराण जो है, अगर उनके आप संस्कृत पढ़ेंगे, वो बहुत ज्यादा रिलेटिवली बहुत ज्यादा सिंपल है। और ईजियर टू अंडरस्टैंड। आप उसका मतलब सीधा मतलब है, वो पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। वेदों में वैसा नहीं है इतना। सो उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो ब्राह्मण्स में थोड़ा दिया हुआ है। अब ये जो 2 पार्ट हैं, संहिता है और ब्राह्मण है, इनको हम बोलते हैं कर्म कांड। तो ये कर्मों से रिलेटेड है, क्योंकि आपको एक रिचुअल करना है।
ये इसको आपको किस तरह से हवन करना है, किस तरह से देवताओं की प्रेयर करनी है, कौन से देवता की कब प्रेयर करनी है, कौन सी सिचुएशन में किसको प्रे करना है, तो वो सारी चीज़ें जो आपके कर्म हैं, आपका रिचुअल है, उससे रिलेटेड है। ओके। तो इन दोनों को टुगेदर इनको बोलते हैं कर्म कांड। जो बाकी 2 सेक्शंस हैं वेदों के, उनको बोलते हैं ज्ञान कांड। ओके। क्योंकि उसमें थोड़े फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उसमें आता है आरण्यक और उपनिषद। तो ये 4 जो डिविजन्स हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये चारों मिलके बनाते हैं वैदिक कॉर्पस पूरा। ओके। तो आरण्यक जो है, आरण्य का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। तो जनरली ये जब लोग गृहस्थ आश्रम से निकल के वानप्रस्थ में चले जाते थे और ये डीप फिलोसॉफिकल डिस्कशंस होती थी, क्योंकि आपका कर्म कांड पूरा हो चुका है, अब आप ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हो, तो आप वानप्रस्थ में या जब आप जंगल में हैं तब आप डिस्कशन जो कर रहे हैं, और जो ऋषि मुनि वहाँ होते थे जो अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करते थे, ज़रूरी नहीं कि वो वानप्रस्थ में ही हो, स्टूडेंट्स तो ब्रह्मचर्य में भी होंगे, पर जो डिस्कशंस होती थी फॉरेस्ट के अंदर, उनको आरण्यक्स में डाला गया है। तो आरण्यक्स एक तरह से ब्रिज है, पुल है, जो कर्म कांड को उपनिषद से जोड़ता है। क्योंकि उपनिषद प्योरली फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। तो जब उपनिषद वो डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें इज देयर वन ट्रूथ या इट्स ओपन एंडेड, की मतलब यू इंटरप्रेटेड आपके हिसाब से? हाँ, सो अगेन अलग अलग उपनिषद का अलग अलग अप्रोच है। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि सबका एकदम कॉमन निष्कर्ष निकलता है। कुछ इसीलिए देखिए अलग अलग हमारे दर्शन शास्त्र भी अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग फिलोसॉफिकल लाइंस ऑफ थॉट लोगों ने लिए। सो अब जैसे अद्वैत वेदांत है, या द्वैत अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, सो ये अलग अलग थोड़ी सी फिलोसफीज की डिफ्रेंसिएशन हो गया। पर एक्चुअली जो मेन कॉन्सेप्ट, जो कॉमन कॉन्सेप्ट है सब उपनिषद में, वो यही है कि आप को एक रिकग्निशन होना चाहिए कि आप ये शरीर नहीं है, आप ये आत्मा है जो उसके अंदर है, और आपका गोल है परमात्मा से जुड़ना वापस, या परमात्मा में विलीन होना। तो आपकी जो अप्रोच है ना, वो डिफरेंट ऐसे हो सकती है कि आप मानिए कि भाई आप परमात्मा का ही पार्ट हैं और आपको परमात्मा में ही जाके विलीन हो जाना है। दूसरी अप्रोच आपकी ये हो सकती है जो द्वैत वाली है, कि आप और परमात्मा क्वालिटेटिवली सेम हो पर आप अलग अलग इंडिविजुअल्स हो। सो उसमें आप परमात्मा में जाके विलीन नहीं हो जाएंगे, आप उनके साथ रहेंगे। सो अलग अप्रोचेस हैं। फिर उसमें भी अलग अलग तरह के मोक्ष होते हैं, जिसमें जो खैर पुराणों में ज़्यादा डिटेल हैं, पर उपनिषद के जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें यही है, जो हमारा बेसिक बिलीफ है। जो संसार साइकिल जो है रीइंकार्नेशन की, बर्थ और डेथ की, आत्मन, ब्रह्मन, कर्मों का जो फल है, कर्मों का जो साइकिल है, जिसके कारण हमारा रीबर्थ हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है बार बार। सो ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हिंदुइज्म के, ये उपनिषद से आते हैं। सो वेदों में ये इनके बारे में मेंशन किया गया बस ब्रीफली। उपनिषद में इनके बारे में डिटेल्ड डिस्कशंस की गई हैं। ओम क्या है, मेडिटेशन क्या है, तपस्या कैसे करनी है, योग कैसे करना है, ये सब चीजें उपनिषद में से आती हैं। सो ये क्लासिफिकेशन हो गया कि किस तरह से डिवाइडेड है। अब अगर मैं एक व्यूअर हूँ जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, उसे अगर वेद पढ़ने हैं तो आई एम गेसिंग ऋग्वेद से ही वो स्टार्ट करेगा। पर ऋग्वेद में भी क्योंकि अब ये 4 अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? तो अगर आप कोई भी ट्रांसलेशन देखेंगे ना, पहले आपको संहिता का ही मिलता है ट्रांसलेशन। सो संहिता में जो मंत्र हैं उन्हीं से शुरू करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आप पहले मंत्र पढ़ेंगे तभी आप उसके आगे अर्थ पे, उसके व्याख्यान पे जाने का कोई मतलब बनता है। तो आप संहिता पहले पढ़िए, और मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि 2 अलग अलग ट्रांसलेशन लीजिए, क्योंकि मतलब एकदम ही चेंज हो जाता है उनका। तो आपको उसमें से एटलीस्ट कॉमन चीज़ पता चलेगी क्या है, और वो मंत्र पढ़ के उनका अगर आपको ज़्यादा विश्लेषण करना है तो आप ब्राह्मण पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो मंत्र हैं वो भी सेल्फ सफिशिएंट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें उनके बारे में डिटेल में हर मंत्र के बारे में जानना ही है, क्योंकि वो रिचुअल्स के बारे में है ब्राह्मण ज़्यादा। पर मंत्रों में जो नॉलेज है ना जयेश, वो इतनी रिच नॉलेज है
मतलब हमें लगता है कि अरे ठीक है प्रेयर्स ही तो है, पर सिर्फ प्रेयर्स नहीं है, उससे हमें पता चलता है कि कल्चर क्या था, क्या रिचुअल्स थे, कौन से भगवानों को मानते थे, ज्योग्राफी क्या थी इंडिया की जो उसमें मेंशन है वेदों में, हिस्ट्री क्या है हमारी, क्योंकि काफी राजा, काफी बैटल्स भी मेंशन है उसमें, क्योंकि कुछ वर्सेस उस टाइम भी कंपोज हुए जब देयर वर सम पॉलिटिकल अपहीवल्स, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चल रहा था इंडिया में, कुछ राजाओं की, कुछ ट्राइब्स की आपस में लड़ाइयाँ जो चल रही थी वो भी रिकॉर्डेड हैं वेदों में। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेयर्स ही नहीं है, पर उन रिकॉर्ड्स को ऐसे प्रिजर्व किया गया है कि उसमें प्रेयर है किसी भगवान की, जैसे एक दशराग्न्य वॉर थी, बहुत बड़ी वॉर है वो, और उसमें 10 राजा थे जो उस लड़ाई में इन्वॉल्व थे। राइट, अलग अलग ट्राइब्स थी, 10 अलग अलग ट्राइब्स थी, उसमें से एक जो ट्राइब थी जो भरत की थी, उनके अगेंस्ट 9 ट्राइब्स इकट्ठी हो गई थी। मैं इंटरप्ट करूंगा, भरत मतलब ये जो किताब आपकी है वो वाले भरत? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो उनसे वो ट्राइब शुरू हुई थी? हाँ, तो भरत जो है, ये भरत वंशी जो राजा है वो इन्हीं भरत के डिसेंडेंट्स है बेसिकली। जब हम महाभारत की बात करते हैं तब भी हमें महाभारत में भी ओरिजिनली जो बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला के जो बेटे थे भरत, उनके डिसेंडेंट्स की जो स्टोरी है वो है महाभारत। और ये जो भरत ट्राइब है ये भी इन्हीं के डिसेंडेंट्स थे। पर ये महाभारत और रामायण से काफी पहले की है बात। तो ये भारत के ही डिसेंडेंट्स में से एक थे, उनके अगेंस्ट 9 अदर ट्राइब्स जो थी वहाँ उस टाइम की प्रोमिनेंट, वो इकट्ठी हो गई थी। और इसमें बहुत ही डिटेल्ड बैटल के सीन्स भी हमें मिलते हैं। जैसे तो उसमें जैसे एक नदी के इस तरफ भारत है, दूसरी तरफ वो है, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय की, और वो आ रहे थे अटैक करने, और इंद्र ने एक फ्लड सडनली क्रिएट कर दिया, बारिश होने लगी, तूफान आ गया, तो उनकी आर्मी बह गई। तो ऐसी ऐसी डिटेल्स दी गई है। हाँ, तो ऐसी ऐसी डिटेल्स हैं, अगर आप देखिए इस पे कितना कुछ बनाया जा सकता है, जो विविड डिस्क्रिप्शंस है ना। अगर आप ट्रांसलेशन भी देखोगे, ट्रांसलेशन में ही आपके दिमाग में वो विजन आ जाता है सामने कि कैसा होगा। तो ओरिजिनल संस्कृत पढ़ के अगर आप बनाएंगे तो वो तो अलग ही लेवल का बनेगा। सो ऐसी डिटेल्स भी हैं, पर इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रेयर कि इंद्र के लिए एक प्रेयर है जिसमें मेंशन किया गया है कि इंद्र, आपने जिस तरह इस बैटल में इसका भरत वंश का साथ दिया था उसी तरह हमारा भी साथ देना। तो इस तरह से काफी सारी हिस्टोरिकल डिटेल्स भी हैं जो वो मतलब जब वो बोल रहे हैं कि हमारा साथ देना, उसी में वो बता रहे हैं कि उस वक्त आपने क्या किया था, वो अभी भी करिए। बिल्कुल। पर ऐसा क्यों किया रहेगा? तो आई थिंक ये विजन्स जैसे थे ना, तो ये विजन्स थे, तो उनको उस समय तपस्या करते हुए उनके कोई विजन है, क्योंकि जरूरी नहीं ये सारी चीजें उन्होंने देखी खुद होती हुई, उनको विजन में आया कि एक ऐसा हुआ था, तो उसको भी उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया अपने मंत्र में कि ऐसी एक इतिहास में ऐसी घटना हुई थी। या इंद्र के जो डील्स हैं, इंद्र अब ऑफ कोर्स जो इंद्र ने, और इंद्र सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट देवता हैं वेदों में, ऋग्वेद में। और इंद्र ने एक असुर था वृत्र, जिसको पुराणों में एक ड्रैगन जैसा बताया गया है, वेदों में भी, मतलब जिस तरह उसका डिस्क्रिप्शन है वो ऐसा है कि थोड़ा एक सर्प के जैसा था वो। तो इट वाज नॉट राक्षस जैसे हम इमेजिन करते हैं, वैसा नहीं था। तो मे बी एक रेप्टिलियन टाइप का, जो ग्रीक मिथोलॉजी में जो बताते हैं राक्षस जिस तरह के मॉन्स्टर्स, उस तरह का मॉन्स्टर, मतलब दिस वाज मोर ऑफ अ ड्रैगन। सो एक ड्रैगन जैसा था जिसने, क्योंकि उसका साइज भी बहुत बड़ा था और वो रेंग भी सकता था, क्रॉल कर सकता था। और वो उसने पूरे विश्व का जो पानी था वो उसने छुपा के कॉइल करके वो उसके अराउंड बैठ गया। तो इसीलिए मतलब वो ऐसा एक विजन आता है कि एक ड्रैगन जैसा होगा कोई क्रिएचर। तो इंद्र ने वृत्र को हराया और उसके 99 फोर्ट्स थे, 99 फोर्ट्स थे जिनको तोड़ के पानी को रिलीज किया फॉर ऑल मॉर्टल्स। तो जितने हम धरती पे लोग हैं, हमें पानी प्रोवाइड किया इंद्र ने। सो अगेन इसका बहुत सिंबॉलिक मीनिंग हो सकते हैं कि मतलब बहुत टाइम तक मे बी बारिश नहीं हुई थी, और इंद्र को क्योंकि देवता माना जाता है रेन का और थंडर का, तो उन्होंने बारिश करवाई, तो उनको उसके लिए प्रे कर रहे हैं। और वृत्र जो है वो एक सिंबॉलिक बेसिकली मे बी
एक ऐसा पहाड़ भी हो सकता है, Right. यू नो, जहाँ जिसके पीछे पानी रुका हुआ हो, इंद्र ने उसको स्ट्राइक किया तो वो डैम से पानी छूट गया, राइट, नदियां बह गई। तो ऐसी भी एक, मतलब इट कुड बी जियोलॉजिकल। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रेयर्स के थ्रू ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वो हमारे ऊपर हम उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं या नहीं। उसमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, जो बैटल्स हुई हैं, जो राजा हुए हैं, उसमें जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है जो हमारे भूगोल से रिलेटेड है, उसमें जैसे सरस्वती नदी है। अब सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। इनफैक्ट गंगा, यमुना, शतुद्री, जो जितने बाकी रिवर्स हैं, नदियां हैं, उनको बहुत कम 21 रिवर्स मेंशन्ड है। काफी सारी हैं रिवर्स मेंशन्ड, बट प्राइमरीली सप्त सिंधु की बात होती है। ओके, सप्त सिंधु मतलब सप्त सिंधु जो मेन जो रीजन था ना जहाँ पे ये ऋषि रहते थे, वो सप्त सिंधु रीजन था। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा हमारा सिविलाइजेशन वहीं पे सेंटर था, पर ये ऋषि वहां रहते थे। तो ये जो दोआब एरिया बोलते हैं उसको बेसिकली, जो यमुना और सरस्वती के बीच का जो एरिया था, तो उस एरिया में ये लोग रहते थे, जो पुरु एरिया था, पुरु किंगडम था। और वहाँ पुरु या कुरु किंगडम था। सो यहाँ पे मोस्टली ये ऋषियों के आश्रम थे। तो इनके जो मंत्र हैं उसमें सप्त सिंधु का तो उल्लेख मिलता ही है। और सप्त सिंधु में गंगा, यमुना, जो सिंधु है नदी, इंडस रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, ये सारी आती हैं, और सरस्वती आती है। ओके, और सरस्वती का जो मेंशन मिलता है वो यमुना और सतलुज के बीच में मेंशन मिलता है। सो सरस्वती क्लियरली एक नदी थी, राइट, जो आज हम बोलते हैं कि एक मिथोलॉजिकल रिवर है, बट वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती थी। अब उसके ऊपर रिसर्च करेंगे तभी हमें पता चलेगा क्या है, और काफी लोगों ने रिसर्च की है। आई थिंक जो घग्गर हाकरा जो रिवर बेड भी अभी दिखता है, वो सैटेलाइट इमेजेस भी दिखती है उसकी, वो वही रिवर है, सरस्वती। बिल्कुल। तो सरस्वती के रिलेटेड अब काफी रिसर्च हो चुकी है, अब काफी नॉलेज आ चुकी है, जिसको हम एक मिथिकल रिवर मानते थे, काल्पनिक नदी मानते थे, वो एक्चुअली प्रूव हो चुका है कि असली में एक रिवर थी, क्योंकि उसका पूरा का पूरा रिवर बेड, पूरा घग्गर जो नदी है जो हरियाणा के पास से निकलती है, और हक्करा जो है जो पाकिस्तान में है, तो वो पूरा रिवर बेड उसका सैटेलाइट इमेजेस पे दिखता है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो इमेजेस के थ्रू वो जो रिवर बेड दिखता है, वो राजस्थान या गुजरात के थ्रू होते हुए ओशन में जाते हुए दिखता है। हाँ, सो जो उसका रिवर बेड है ना, वो हरियाणा से निकल के राजस्थान होके फिर वो बॉर्डर क्रॉस करके सिंध के उधर से गुजरात के वहां पे डेल्टा था। राइट। और पुराणों में अगर आप देखेंगे, ऑफ कोर्स पहले हम वेदों की बात कर रहे हैं, तो वेदों में काफी जगह डिस्क्रिप्शन है कि सरस्वती बहुत ही चौड़ी नदी थी। मतलब उसका दूसरा छोर नहीं दिखता था, वो इतनी चौड़ी नदी, इतनी विशाल नदी थी। ओके। और उसको सबसे बड़ी नदी और सबसे इम्पोर्टेंट नदी माना गया है। अच्छा, मतलब गंगा भी नहीं, ऋग्वेद में गंगा भी नहीं। ओके। तो आप क्लियरली देखेंगे कि जो सरस्वती थी ना, सरस्वती के बैंक्स पे ही ऋषियों के आश्रम होते थे जनरली। बहुत सारी चीजें हमारे पुराणों में भी सरस्वती में ही हुई हैं, सरस्वती के अराउंड हुई हैं। राइट। और सरस्वती नदी, अब सब बोलेंगे अगर माइथोलॉजी है, तो क्योंकि अगर आपने आंखें बंद कर ली तो आपको सब कुछ माइथोलॉजी फेक ही लगेगा। पर अगर आप उसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ढूंढेंगे तो ऐतिहासिक तथ्य क्या है उसके अंदर। सरस्वती नदी का रिवर बेड मिल चुका है, जो एक्सकवेशंस हुए हैं उसमें जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको बोलते हैं, अब उसको जो एक्चुअल हिस्टोरियंस हैं जिनका जो ओपन दिमाग से उसको अप्रोच कर रहे हैं, उन्होंने भी मानना शुरू कर दिया है कि ये सिंधु घाटी नहीं थी, सिर्फ सिंधु सरस्वती सभ्यता थी। राइट। क्योंकि सरस्वती नदी का जो रिवर बेड, जो ड्राई रिवर बेड जिसकी हमने बात की, उसमें 300 से ज्यादा साइट्स हैं। इंडस वैली, हड़प्पन जो साइट्स हैं, राइट, वो 300 से ज्यादा साइट्स हैं। और इंडस रिवर के अराउंड, सिंधु रिवर के अराउंड ऑलमोस्ट 30 साइट्स हैं। राइट। तो सबसे ज्यादा तो सरस्वती रिवर के आसपास 10 गुना ज्यादा साइट्स एक्चुअली सरस्वती के अराउंड हैं। और आप देखिए, इसीलिए सरस्वती को गॉडेस ऑफ सिविलाइजेशन माना जाता है। राइट। क्योंकि हमारी पूरी सिविलाइजेशन ही सरस्वती के अराउंड पनपी। तो आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ये सारी चीजें डेवलप तभी होती हैं जब आप एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बन जाते हैं। राइट। सो बट जब हम इसकी भी बात करते हैं,
आपने कहा कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, अब इसे बहुत सारे हिस्टोरियंस ने बोलना शुरू कर दिया है. एंड इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बुक है द लॉस्ट रिवर, जिसमें सरस्वती के बारे में बहुत सारा डेटा है. अगर किसी को पढ़नी, इट्स एन इंटरेस्टिंग बुक, बट उसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, साइंटिफिक लैंग्वेज है. बट उसमें भी एक चीज़ कही गई थी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने ट्राई भी किया था इसे एक्सकवेट करने का, उसका जो रिवर बेड है, बट आफ्टर अ पॉइंट उसे स्टॉप करना पड़ा बिकॉज फंड्स एंड एवरीथिंग अगेन. डू यू थिंक कि अगर हम आज जो ये रिवर बेड था और सरस्वती का जो आपने वो लोकेशंस बोले, वहाँ पे अगर हम एक्सकवेशंस करेंगे तो वील फाइंड आउट मोर अबाउट ये जो इंडस वाली सिविलाइजेशन थी उसके बारे में? मोस्ट डेफिनेटली जयेश, आप हरियाणा में तो इतना स्कोप है करने का, क्योंकि घग्गर रिवर एक्चुअली, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैं तो बहुत बार देखी घग्गर नदी वहीं से निकलती है, पंचकुला से निकलती है घग्गर नदी. और घग्गर नदी एक बहुत ही, उसका वाइड बेड है पर बहुत छोटी स्ट्रीम रह गई है. ओके. तो वो ऊंचा है बेड और नीचे है नदी की एक पतली सी स्ट्रीम. तो उसी से पता चलता है कि एक जमाने में ये बहुत बड़ी नदी रही होगी. इनफैक्ट अभी पिछले साल जब फ्लडिंग हुई थी तब पूरा का पूरा वो रिवर बेड भर गया था. ओके. और पानी ऊपर तक आ गया था, इतनी फ्लडिंग हुई थी. पर किसी ने भी हिस्टोरिकली, जिनको मैं जानता हूँ, कभी किसी ने देखा नहीं कि इतनी चौड़ी नदी वो बह के कभी अपनी आंखों से देखी हो. पर इमेजिन कीजिए वो ऐसी नदी थी टू बिगिन विद, जब वो सरस्वती का पार्ट थी, और वहां पे पूरी सिविलाइजेशंस थी. तो उसके पूरे बैंक्स पे हजारों लोग रहते होंगे. और इनफैक्ट अभी जो एक्सकेवेशंस रिसेंट हुए हैं उसमें भिराना या भिरदाना कहते हैं उस जगह को, हरियाणा में जो है, जहाँ पे ओल्डेस्ट साइट मिली है इंडस सिविलाइजेशन की. धोलावीरा में भी ओल्डेस्ट साइट है या दैट इज बिगेस्ट? धोलावीरा में ओल्डेस्ट वो है पोर्ट से रिलेटेड है. लोथल, धोलावीरा, ये सारे काफी पुराने हैं. और लोथल इज द ओल्डेस्ट पोर्ट जो गुजरात में है. और ये भी शायद सरस्वती के तट पे ही थे. ओके, बिकॉज वहाँ पे आई रिसेंटली रेड कि वहाँ पे वासुदेव के कॉइन्स मिले हैं. तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट प्लीज कंटिन्यू आप जो बोल रहे थे. जो कोर्स था इसका पूरा, अब राखीगढ़ी में जो, वो भी हरियाणा में है, भिरदाना है वो भी हरियाणा में है. राखीगढ़ी है सबसे बड़ा इंडस वाली साइट. ओके. बिगर देन मोहनजोदारो एंड हड़प्पा. और भिरदाना इज द ओल्डेस्ट इंडस वाली साइट, जो रफली 9,500 इयर्स ओल्ड है. डैम. इमेजिन कीजिए, ये तो हम एक साइड से हमें इंफॉर्मेशन मिली है. राइट. अगर आप उस पर ढंग से एक्सकवेशंस करेंगे, हमें क्या क्या मिल सकता है. और उसके अलावा मतलब हमें सिर्फ और सिंधु और सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में बताया जाता है, पर अगर आप वेदों में देखेंगे तो उसमें मेंशन मिलता है और भी काफी राज्यों का. मतलब जो ये रिवर से कनेक्टेड, रिवर के अलावा और भी काफी जो राज्य थे उनका भी मेंशन है. ओके. जैसे विदेह है, जहाँ की जनक थे, जहाँ के सीता जी को वैदेही मानते हैं ना. तो मिथिला वाज द कैपिटल और विदेह किंगडम था. तो विदेह का भी मेंशन है. और अगर आप जो कुरु किंगडम्स हैं, पांचाल किंगडम है, मत्स्य किंगडम है, विदर्भ है, मगध है, मतलब ये सारे नाम नहीं आते, पर कुछ कुछ नाम तो जरूर फीचर होते हैं. और अगर आप एक्सकवेशंस करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो एक्सकवेशंस हुई थी सिनौली में, उसमें सबसे पुराना चैरियट मिला है, सबसे पुराना रथ मिला है जो घोड़ों के द्वारा ड्राइव किया जाता था. ओके. सो इंडिया में रथ मिला है, एज एन इंटैक्ट रथ मिला? इंटैक्ट रथ. डैम, सीरियसली? जो बरियल में मिला था, क्योंकि एक्सकवेशन तो आपको सॉइल में करने पड़ते हैं, पर ये एक बरियल साइट है. हाँ. सिनौली में. बरियल साइट का क्या मतलब होता है? जहाँ पे दफनाया गया होगा. अच्छा, मतलब किसी ने जानबूझ के दफनाया? हाँ, दफनाया हुआ. तो मतलब एक ऐसी मान्यता है. देखिए, अब अगर वेदों में दोबारा हमें ना इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोग बोलते हैं अरे हिंदुइज्म में तो दफनाते नहीं है, सिर्फ जलाते हैं. पर आप ऋग्वेद में देखेंगे तो ऐसे कुछ श्लोक हैं जिसमें हमें पता चलता है कि शायद कुछ केसेस में इनको डेड बॉडीज को दफनाया भी जाता था. हाँ. ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ. हाँ, तो ये भी कुछ वर्सेस में पता चलता है, क्योंकि उसमें वो ऐसा मेंशन करते हैं कि आप धरती की गोद में आप लेट चुके हैं. पर क्यों दफनाया जाता है? कुछ रीजन भी? सो जो एनालिसिस से पता चलता है कि दिस वाज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस. ओके. लेकिन जैसे लड़ाई में जो मारे गए हैं या जो अनमैरिड होते थे, उनके लिए कभी कभी ऐसे रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे. अब ये जो साइट्स हैं सिनौली के स्पेशली जैसे है, वो क्लियरली एक वॉर जोन था.
वहां पे डेफिनेटली कोई लड़ाई हुई थी, क्योंकि जो बेरियल्स हैं वहां पे वो सारे सैनिकों के हैं। अच्छा, तो इसलिए वहां पे एक रथ भी है जो बेरिड है। ओके। और वहां पे अलग अलग ग्रेव्स है जिसमें मेल सैनिक भी है और फीमेल सोल्जर्स भी हैं। तो उनके साथ उनके वेपन्स भी दफनाए गए हैं। राइट। सो आप इमेजिन कीजिए कि मतलब इतनी डिटेल्स हैं जो एक्सकवेशंस में अभी मिलनी बाकी हैं। सो ये जो आपने कहा कि उनके वेपन्स भी दफनाए गए हैं, वेपन्स किस मटेरियल से बने? बिकॉज इससे मुझे ये जानना है कि वो जो हम कहते हैं कि पैलियोलिथिक एज, आयरन एज, तो ये किस एज में है? आई थिंक जहां तक मुझे याद है कॉपर के वेपन्स थे, कॉपर की सॉर्ड्स वगैरह हैं। आई डोंट थिंक आयरन की हैं। सो दिस इज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। कॉपर या ब्रॉन्ज आई थिंक। सो इनको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस कहते हैं। आयरन एज सिविलाइजेशंस आर मोर रीसेंट। राइट। तो ये जो है जो रथ वगैरह है इनकी जो कार्बन डेटिंग वगैरह भी की गई है, उससे पता चला कि ये ऑलमोस्ट 2500 BC के अराउंड के हैं। 2500 BC, ओके। तो मतलब 4500 साल पुराने हैं। राइट। उस टाइम के हैं जब सिंधु और सरस्वती में सभ्यता चल रही थी। राइट। उस टाइम उत्तर प्रदेश में भी सभ्यता थी जिनके पास चैरियट्स थे। हमें चैरियट सिंधु घाटी में कहीं नहीं मिले हैं। हमें सरस्वती की जो एक्सकवेशन हुई वहां पे नहीं मिले, हमें उत्तर प्रदेश में मिले। राइट। सो क्लियरली एक सिविलाइजेशन ऐसी थी, हो सकता है ये पूरा एक ही सिविलाइजेशन का पार्ट हो, लेकिन अभी कहना मुश्किल है क्योंकि हमने एक्सकवेशंस ही नहीं किए। ओके। और जो आप बात कर रहे थे ढोलावीरा और लोथल की, अभी ये भी उसी का पार्ट था। क्योंकि हमें कैसे पता चलता कि सारी एक ही सिविलाइजेशन के? क्योंकि इन सब की जो स्ट्रक्चर है उनके शहरों का वो सेम है। एज इन सारे के सारे जो शहर है वेल प्लान शहर है। ओके। उनमें 90 डिग्रीज एंगल्स पे सड़कें हैं। ओह। उनमें ग्रिड स्ट्रक्चर है। राइट। उनमें स्टैंडर्ड साइज है ब्रिक्स का स्टैंडर्ड साइज है। आप इमेजिन कीजिए सिंधु घाटी से लेके मतलब ऑलमोस्ट गांधार से लेके गुजरात तक सेम साइज यूज हुआ है ब्रिक्स का। एंड दिस इज एन एरा जहाँ पे मतलब इंटरनेट नहीं है, सो आप भेज भी नहीं सकते तुरंत। बिल्कुल। उनका रेशियो सेम है। आई थिंक 1:3:4 रेशियो है ब्रिक के साइज का। सेम ब्रिक्स का साइज यूज हुआ है। सेम सील्स यूज हुए हैं। जो हम पशुपति सील और दूसरे सील्स की बात करते हैं, अगर आप इंडस वैली सील्स सर्च करेंगे अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो सेम सील्स आपको हर जगह मिलेंगे। चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो। इतने बड़े वाइड ज्योग्राफिकल एरिया में एक स्टैंडर्डाइज्ड सिविलाइजेशन थी। राइट। उनका कंस्ट्रक्शन का टाइप सेम था। उनके पास ड्रेनेज सिस्टम थे। उनके पास मल्टीपल स्टोरी की बिल्डिंग्स थी जिसमें से पानी फ्लश होके नीचे आता था जो आज भी इंडिया में मुश्किल है। राइट। अगर आप देखेंगे जिस तरह हमारे शहरों का हाल है, कंप्लीटली अनप्लान्ड। और ये उस जमाने में 5000 साल पहले एटलीस्ट ये सिविलाइजेशन एक पनप रही थी जो कंप्लीटली स्टैंडर्डाइज थी। राइट। सो इससे रिलेटेड जब हम वेदों के बारे में क्योंकि हम बात कर रहे थे, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन उठता है कि ये 5000 साल पुराने एक्सकवेशंस में हमें जगह मिली है, लेकिन हमें उनका उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी स्क्रिप्ट है, उनकी लिपि जो है वो हमें अभी तक डिसिफर नहीं हो पाई है। समझ में नहीं है। तो हमें नहीं समझ में आई कि वो क्या लिख रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास वेद हैं जो पूरी एक एक्सटेंसिव डिटेल्स देते हैं लाइफ की, पर उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई हिस्टोरिकल साइट एविडेंस नहीं है। हाँ। तो एक ऑथर है डॉक्टर डेविड फ्रॉली, और उनकी बहुत अच्छी उन्होंने बुक्स लिखी हुई है इंडियन हिस्ट्री पे। सो जैसे आपने लॉस्ट रिवर बोला, वो मिशेल डेनिनो की है। मिशेल डेनिनो, या दोनों ही मेरे फेवरेट ऑथर्स हैं, मिशेल डेनिनो एंड डेविड फ्रॉली। और डेविड फ्रॉली का उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया था और उसको बोलते हैं फ्रॉलीज पैराडॉक्स। ओके। कि ऐसा कैसे है। हाँ। तो क्लियरली कहीं पे हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत है, और उनका ये कहना है कि हो सकता है, और काफ़ी दूसरे हिस्टोरियंस भी अब ये बात करते हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो इंडस वाली सभ्यता थी वो ही वैदिक सभ्यता थी। ओके, बट इंडस वाली जो सभ्यता है वही वैदिक सभ्यता है। हाँ। बट देन अगेन ये क्वेश्चन तो फिर भी रहेगा ना कि हम जैसे वेदों को समझ पाते हैं, हाँ, वैसे जो हमें उनकी जो लैंग्वेज है, वेदों की जो भाषा है वो हम समझ पा रहे हैं, लिपि अलग हो सकती है ना। ओके, हाँ, राइट। क्योंकि उसे कंपाइल तो बाद में किया गया। हाँ, उसे लिखा बाद में गया है। ओके। तो इसीलिए ओरल ट्रांसमिशन इतना इम्पोर्टेंट था कि आप लिपि समझ पाए या नहीं,
फ्यूचर में जाके लिपि चेंज हो जाती है। अगर आप ब्राह्मी लिपि को देखेंगे आजकल, आज इंडिया में किसको आती है ब्राह्मी लिपि? बहुत रेयरली किसी को आएगी। आई वुड से 1% पॉपुलेशन भी नहीं होगी। एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी। तो ब्राह्मी लिपि जो इंडिया की सारी स्क्रिप्ट्स की जननी है, उसी से इंडिया के सारे स्क्रिप्ट्स बने हैं। हम अपनी स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, हमें ब्राह्मी नहीं आती। तो उसी तरह आप इमेजिन कीजिए कि एक लिपि जो उस टाइम की थी, अगर वो हमें नहीं पढ़नी आती, वो इंफॉर्मेशन लॉस्ट, अभी लॉस्ट ही है। राइट, हाँ। हमें नहीं पता क्या लिखा हुआ उन सीन्स के ऊपर, पर लेकिन हमने उसको ओरली ट्रांसमिट किया तो वो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास बची रही। ये एक जीनियस था ओरल ट्रांसमिशन का, जो वेदों में हमें नजर आता है। बट सर अगेन यहाँ पे एक और चीज़ आती है फिर। ऑफ कोर्स मतलब हम सरस्वती की बात करें, हम वेदों की बात करें, सिविलाइजेशन की बात करें, तो आर्यन इन्वेजन की कैसे बात नहीं कर सकते। बहुत एक फेमस थियोरी है कि आर्यंस आए, उन्होंने हम पे अटैक किया एंड देन फिर उन्होंने ये वेद लिखे। बट देन अगेन वो जो बुक थी लॉस्ट रिवर, दैट उसमें जो सरस्वती रिवर का मिलना जो है वही पूरी इस थियोरी को डिबंक कर देता है। इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है? श्योर। सो ये उसी से रिलेटेड जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास सिंधु सरस्वती सभ्यता के मेजॉरिटी जो साइट्स हैं वो सरस्वती पे हैं, तो क्लियरली कहीं पे कुछ तो गड़बड़ है। कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो आर्यंस जो सरस्वती के अराउंड रहते थे, सरस्वती की पूजा करते थे, उन्हें कहीं वेदों में उन्होंने मेंशन नहीं किया कि उन्होंने आके अटैक किया, जो लोकल्स थे उनको मारा। उन्होंने सरस्वती की बल्कि पूजा ही की। अगर वो बाहर से आए थे, वो सरस्वती की क्यों पूजा कर रहे हैं? वो अपने किसी और रिवर की पूजा करते। अब इस थियोरी को, आर्यन इन्वेजन को ना बहुत स्मार्टली मॉडिफाई कर दिया गया है। क्योंकि आर्यन इन्वेजन का कोई प्रूफ नहीं है टिल डेट। बिकॉज जो एक्सकवेशंस में मिलते हैं उसमें कोई ऐसा मतलब आई हर्ड कि मतलब वॉर वाला आपको कुछ वैसा वो नहीं मिलता। में ऐसा नहीं मिला है। और इनफैक्ट इनिशियली जब इन्होंने मोहनजोदारो हड़प्पा के एक्सकवेशंस किए थे अंग्रेजों ने, तो उस टाइम पे एक जगह पे उन्हें मास ग्रेव्स ऐसे मिली थी, जहाँ पे सडनली ऐसा लग रहा था कि किसी ने शायद अटैक किया या कुछ कैलामिटी हुई है, कि वहाँ मास ग्रेव्स थी, वहाँ पे स्केलेटन्स थे बहुत सारे, और उल्टी सीधे डायरेक्शंस में लेटे हुए थे, जो सडनली हुआ होगा। पर उसका कोई वहां पे कोई वेपन्स नहीं है, वहां पे कोई चैरियट्स के अवशेष नहीं है, घोड़ों के बोन्स नहीं है जो आपको लगे कि भाई रथों में चढ़ के आर्यंस आए और उन्होंने अपरूट कर दिया है यहाँ के लोगों को। तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। प्रोबेबली कोई नेचुरल वहां पे कैलामिटी हुई होगी, अर्थक्वेक या कुछ, अर्थक्वेक होगा, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो सरस्वती गायब ही क्यों हुई, क्योंकि वहां पे टेक्टोनिक अपहीवल्स हुए, अर्थक्वेक्स आए। तो सरस्वती की आप देखिए जो मेन 2 ट्रिब्यूटरीज थी वो थी यमुना और सतलुज। यमुना उसकी ट्रिब्यूटरी थी। हाँ, तो मिशेल डेरिनो की जो किताब है जिसके बारे में आपने बात की, उसमें भी ऐसा मेंशन है कि प्रोबेबिलिटी यही है, जो चैनल्स पुराने ड्राई रिवर बेड्स के दिखते हैं उससे ऐसा पता चलता है कि यमुना पहले ईस्ट नहीं वेस्ट की तरफ जाती थी। और सतलुज जो वेस्ट में इंडस से ज्वाइन कर रही है, वो ईस्ट की तरफ आती थी। तो सतलुज और यमुना के बीच में सरस्वती थी। तो ये 2 उसकी बड़ी ट्रिब्यूटरीज थी। सो अर्थक्वेक के कारण इन 2 रिवर्स की डायरेक्शन चेंज हुई होंगी ओवर इयर्स, ओवर हंड्रेड्स ऑफ मतलब ओवरनाइट तो नहीं हो सकता। राइट। तो वो ओवर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई और धीरे 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 करके सरस्वती का पानी कम होने लग गया। सरस्वती खुद भी अंडरग्राउंड चली गई। ऐसा हमारी मान्यता भी है कि सरस्वती अंडरग्राउंड है। राइट। वो तभी हो सकता है अगर टेक्टोनिक अपहीवल्स हुए हो, अर्थ की क्रस्ट हिली हो, तो पानी जो है वो नीचे ट्रैप हो गया रिवर का। और ऐसी कहानियां भी हैं पुराणों में जिसमें ऐसा बताया जाता है कि सरस्वती को एक बहुत ही भयानक अग्नि थी जो डिस्ट्रक्टिव पावर थी, वो अगर धरती पे पहुंच जाती तो धरती डिस्ट्रॉय हो जाती। अच्छा। तो ब्रह्मा खुद सरस्वती को बोलते हैं कि ये काम तुम ही कर सकती हो, तुम्हें इसको लेके जाना पड़ेगा समुद्र तक। क्योंकि ये सबसे बड़ी रिवर थी उसलिए। हाँ। तो और जहां जहां उसमें मेंशन है ऐसा स्टोरी में, आई फॉरगॉट कौन सी पुराण में है, आई थिंक स्कंद पुराण में है शायद, पर उसमें मेंशन है कि जहां तुम्हें लगे कि ये बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तुम अंडरग्राउंड चली जाना। मतलब तो तुम्हें आराम मिलेगा। और फिर अल्टीमेटली सरस्वती का जो काम था वो था उसको पानी में समुद्र में डिपॉजिट करना, वेस्टर्न ओशन में। और एंड में जाके सरस्वती 5 भागों में डिवाइड हो जाती है। क्लियरली इट्स अ डेल्टा। राइट।
डेल्टा के टाइम ही रिवर ऐसे राइट। सो बहुत ही ज़्यादा जियोलॉजिकल डिटेल्स हैं ये। खैर वेदों में नहीं है, पुराण में है, पर लेकिन वेदों में हमें सरस्वती का पता चलता है, पुराणों में हमें डिटेल्स मिलती हैं। तो यहाँ पे आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, पर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि वेदों को अगर आपको समझना है तो आपको पुराण भी पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए। बिल्कुल। तो दिस मेक सेंस यहाँ पे जो आपने बात की। एग्जैक्टली। देखिए काफी लोग ना बहुत लाइटली लेते हैं पुराणों को, बोलते हैं कि अरे पुराणों में तो इतने इंटरपोलेशन है, पुराणों की तो स्टोरीज कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, ये है वो है। पर आप पुराणों को पढ़े बिना वेदों को नहीं समझ सकते हैं। राइट। आप वेदों से मंत्र जरूर सीख सकते हैं, आपको ये पता चल सकता है कौन से देवताओं की देवियों की पूजा की जाती थी, पर उससे ज्यादा आपको नहीं समझ में आएगा। वो कहानियां डिटेल पुराण लिखे ही इसलिए गए थे कि उनको एक्सप्लेन किया जा सके। राइट। क्योंकि वेदों को समझना सबके बस की बात नहीं थी। सो वेद जो है वो है एक स्कॉलरली क्लास के लिए, पंडितों के लिए। पुराण जो है वो है मासेस के लिए, कि वही इंफॉर्मेशन कैसे आप शेयर करें ताकि हर कोई उसको पढ़ सके और हर एक का उसका उद्धार हो सके। इसीलिए रामायण महाभारत को भी पांचवा वेद कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई समझ सकता है। ओके, सो हम आर्यन इन्वेजन की बात कर रहे थे। हाँ, तो वही डिबंक कैसे किया जा सकता है? तो आर्यन इन्वेजन का देखिए पहले तो कोई प्रूफ है नहीं। दूसरा, अब जो एविडेंस आ रही है, जैसे सरस्वती का रिवरबेड हमें मिल गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोलते थे उसके मैक्सिमम साइट्स सरस्वती के अराउंड निकले। उसके अलावा उससे पुरानी और सभ्यताएं हमें मिल रही हैं, सिनौली में मिल रही हैं। सो चैरियट्स हमें इंडिया के अंदर मिल रहे हैं, बाहर से आते हुए नहीं मिल रहे हैं। राइट। तो उसको ना बहुत स्मार्टली मॉडिफाई करके हिस्टोरियंस ने, जो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के हैं, उन्होंने उसको बना दिया आर्यन माइग्रेशन। इन्वेड नहीं किया उन्होंने, ठीक है, मान लिया भाई चलो इन्वेजन नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, पर उन्होंने माइग्रेट पीसफुली माइग्रेट करके पीसफुली माइग्रेट किया और उन्होंने धीरे धीरे यहाँ का जो कल्चर है उसमें वो एसिमिलेट हो गए, विच इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। लेकिन जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे वेद हैं या पुराण हैं, कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं मिलता कि हम लोग बाहर से आए हैं। ओके। हमारी जो हजारों साल की हिस्ट्री है उसमें कहीं पे तो मेंशन होना चाहिए ना। ये ऐसा भी मेंशन नहीं आता कहीं पे कि कुछ लोग बाहर से आए थे? बिल्कुल भी नहीं है। ओके। इनफैक्ट हमेशा जो मेंशन किया जाता है वो जैसे मैंने कहा, नदियों का जो मेंशन है वो ईस्ट से वेस्ट है, अंदर से बाहर की तरफ मेंशन है नदियों का, बाहर से अंदर की तरफ नहीं है कि जैसे उनको नदियां दिखती गई वैसे उन्होंने मेंशन किया। इट इज द ऑपोजिट वे। पुराणों में जो मेंशन है वो यही है, मूवमेंट आउटसाइड। सो जैसे पुराणों में एक कहानी है ययाति की। तो ययाति एक राजा थे और उनके जो 5 उनके पुत्र थे, उसमें यदु, पुरु, द्रुयु, दुर्वासा ऐसे थे। सो उनके सिर्फ एक पुत्र जो सबसे यंगेस्ट थे, पुरु, उन्होंने उनसे ययाति ने उनसे खुश होके उनको राजा बनाया। उसके पीछे एक पूरी कहानी है। और बाकी जो 4 पुत्र थे उनको अलग अलग डायरेक्शंस में भेज दिया। तो हमारे पुराणों में मेंशन है कि ये बाहर चले गए, अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए। कोई साउथ ईस्ट में गया, कोई साउथ वेस्ट में गया, कोई नॉर्थ वेस्ट में गया, कोई नॉर्थ में गया। अनु, द्रुयु वगैरह सब उधर उधर गए। और अनु और द्रुयु के जो वंशज हैं उनको मानते हैं यवन। ओके। जो वेस्टर्न कंट्रीज में रहते थे, ग्रीक्स जो थे, पर्शियंस जो थे। ओके। सो ये हमारे पुराणों के हिसाब से जो आउटसाइडर्स थे, ये बेसिकली डिग्रेडेड आर्यंस थे। ओके। वो डिग्रेडेड आर्यंस जिनको निष्कासित किया गया था। उनको जब हराया, काफी राजाओं की स्टोरीज ऐसे कि उन्होंने हराया तो उन्होंने उनके लिए रूल बना दिया कि तुम हेड आधा शेव करके रखोगे, या आगे का पार्ट शेव करके रखोगे, ये वो, या तुम मूछें नहीं रख सकते। ऐसे ऐसे उनको पनिशमेंट्स दी गई थी कि वो उनकी जनरेशंस याद रखेंगे कि उनको निष्कासित किया गया है। ओके। सो हमारी स्क्रिप्चर्स में हमेशा स्टोरीज है इंडिया से बाहर जाने की, इंडिया के अंदर आने की कहीं पे नहीं है। आपने जो कहा कि ये जो गए यही ग्रीक्स थे, तो जो हम ग्रीक सिविलाइजेशन भी कहते हैं वो इनसे बनी? मतलब ये एक थियरी है। ओके। अब कहना एकदम मुश्किल है कि पूरा का पूरा वो इंडिया से ही माइग्रेशन हुआ था, पर जो भी वहाँ के भी बिलीव्स थे, अगर आप देखेंगे इंडो यूरोपियन जो बिलीव्स हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, इंडो यूरोपियन रिलीजन जो थे, गॉड्स जो हैं, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। ओके। सो अभी तक वेस्टर्न स्कॉलर्स ये मानते हैं कि वेस्ट से ईस्ट ट्रैवल किया ये सब, पर ये जरूरी नहीं है। जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं अब इंक्रीजिंगली ये बोलना शुरू कर रहे हैं कि
इंडिया से आउटवर्ड्स माइग्रेशन हुआ है। ओके। और ये एक पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं? आपके Right. पास क्या प्रूफ है कि वेस्ट टू ईस्ट ही हुआ है ट्रांसमिट, ईस्ट टू वेस्ट क्यों नहीं हुआ? हम्म, और इनफैक्ट अगर आप जेनेटिक स्टडीज देखेंगे तो बहुत मिक्स्ड स्टडीज हैं जिसमें पता चलता है कि इंडिया से अफ्रीका से एक्चुअली निकले, जब ह्यूमैनिटी बाहर निकला तो इंडिया में क्लोजेस्ट हैं हम जेनेटिकली अफ्रीकन्स के। हाँ, राइट। और इंडिया में अबाउट 60,000 ईयर्स पहले ह्यूमैनिटी पहुंच चुकी थी। और इंडिया से अलग अलग ब्रांचेस निकली हैं। ओके। जो नॉर्थ गई, वेस्ट गई, ईस्ट गई। जो कुछ अफ्रीका से निकले अबोरिजिनीज जिनको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, न्यूजीलैंड वगैरह में है। सो वो, और अंडमान में हमारे ट्राइब्स हैं। ये एक रूट था जो ह्यूमैनिटी ने लिया वाया सी। ओके। तो वाया सी भी वो पहले इंडिया पहुंचे होंगे। करेक्ट। इंडिया के कोस्ट से होते होते अंडमान वगैरह, इधर उधर इंडोनेशिया वगैरह होते होते वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचे होंगे। जो बाय लैंड आए वो लोग वाया सिंध, गुजरात, इंडिया में आके सेटल हुए। इंडिया में क्लाइमेट परफेक्ट था सेटल होने के लिए। आप देखिए इतने जो आइस एजेस हुए हैं, आइस एजेस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूरा ढक जाता है ऑलमोस्ट। लाइक जो कंट्रीज हैं ऊपर तक ढक जाती है, पूरा इक्वेटर तक नहीं आता। पर नॉर्दर्न कंट्रीज जो हम जानते हैं, कनाडा है, अभी भी बहुत सारे आइस शीट्स हैं वहाँ पे, रशिया है, साइबेरिया है, तो यूरोप है, एक्सट्रीमली कोल्ड है। काफी हद तक आइस एजेस में ये सब बर्फ से ढक जाते थे। सो और भी ह्यूमैनिटी की जो स्ट्रीम्स थी वो बाहर गई अफ्रीका से, पर वो सरवाइव नहीं की। ओके। तो ऐसा माना जाता है कि जेनेटिकली इंडियंस आर दी क्लोजेस्ट टू अफ्रीकन्स। तो अफ्रीका से बाहर जो निकले उसमें से जो ब्रांच इंडिया आके सेटल हुई वो ही पनपी। ओके। और फिर यहीं से बाद में आइस एजेस खत्म होने के बाद यहाँ से दोबारा लोगों ने स्प्रेड करना शुरू किया। सो जो हमारी स्क्रिप्चर्स में भी मूवमेंट है वो हमेशा अंदर से बाहर की मूवमेंट बताई गई है। तो आर्यन इन्वेजन या आर्यन माइग्रेशन का कोई प्रूफ नहीं है। सो ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपने कहा कि अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट है, तो जो ये आर्यन इन्वेजन तो खैर हमने डिस्प्रूव कर दिया, बट आर्यन माइग्रेशन जो भी कहा जाता है, अंदर से ही लोग बाहर गए एंड वही लोग माइग्रेट करके वापस से फिर भारत आए। वापस आने का कोई मतलब नहीं था उनका, क्योंकि वो निष्कासित थे। ओके। तो हमारी स्टोरीज के हिसाब से जो राजा यहाँ पे रहे उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन बनाई, जो बाहर गए उन्होंने अपनी बनाई। पर अगर आप देखेंगे इसके अवशेष जो है वैदिक गॉड्स आपको बाहर की कंट्रीज में भी इंस्क्रिप्शंस में मिलते हैं। जैसे कि टर्की जो अभी एक कंट्री है उसमें पुरानी सिविलाइजेशंस थी जिसमें हिटाइट्स थे, मितानी थे। तो एक ट्रीटी है ऑलमोस्ट अबाउट 1400 BC की, जिसमें हिटाइट और मितानी किंग्स की एक ट्रीटी है। और उसमें मेंशन्ड है 15-20 गॉड्स मेंशन्ड है, पर उसमें 4 वैदिक गॉड्स भी मेंशन है, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य है। ओके। नसत्य कौन से गॉड? अश्विनी कुमार। अच्छा, ओके। सो ये 4 वैदिक गॉड्स उसमें मेंशन है। इमेजिन कीजिए। डैम। तो क्लियरली एक मेमोरी उनके पास थी कि हमारे ये गॉड्स भी हैं। सो चाहे हिटाइट्स हो चाहे मितानी हो, दोनों में से एक जरूर उनको मानते थे, क्योंकि उनके एग्रीमेंट में उन्होंने मेंशन किया है। इनफैक्ट अगेन ये जो राजा थे, इनमें नाम जो है वो बहुत ही संस्कृत साउंडिंग नेम्स है। जैसे एक राजा थे तुशरत। दशरथ से बहुत मिलता जुलता है। तो तुशरत जो थे, उनकी बेटी मैरिड थी इजिप्ट के फारो से। ओके। और आई थिंक एम्हिनोतेप उनका नाम था। और तूतनखामुन अगर किसी ने सुना होगा, इजिप्शियन टूम्ब उसका बहुत फेमस है फारो का, क्योंकि वो एक टीनेज किंग था जो मर गया था बहुत जल्दी। और उसका टूम्ब वाज द मोस्ट रिचेस्ट। करेक्ट। हाँ। सो तूतनखामुन का अगर किसी ने नाम सुना हो तो वो उसके पिछले जनरेशन में ये रिश्ता हुआ था। सीरियसली? यस सर, आई हैव बीन टू दैट टूम्ब एंड वहां पे मुझे कभी नहीं पता चला कि ऐसी कोई चीज थी। मतलब लिटरली दे हैव नो क्लू प्रोबेबली, या वो उसे प्रोपोगेट नहीं करते, आई डोंट नो व्हाट। नहीं, आई थिंक उनको भी पता नहीं होगा। और इनफैक्ट अगर आप ये ट्रीटी जो हुई थी ना, इसका ये हुई थी एक डिस्कवरी जो हुई थी ये, क्योंकि टैबलेट्स पे है ये लिखी हुई, इंस्क्रिप्शंस है। तो स्टोन टैबलेट्स पे ये कार्व की हुई है ट्रीटीज। और ये जो ट्रीटी है ये मिली थी टर्की में बोगस कोई में। बोगस कोई एक जगह का नाम है। और अगर आप बोगस कोई सर्च करेंगे ना ऑनलाइन विकिपीडिया पे, वहां पे कहीं मेंशन नहीं मिलता इस ट्रीटी का। सो इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि ये सारी डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये इंस्क्रिप्शन है।
और ये ब्रिटिश म्यूजियम में प्रेजेंट है। ये कहाँ मिले थे इंस्क्रिप्शन? बोगसकोई में, टर्की में। बट वहां पे उन्हें आज नहीं पता ये चीज? उन्हें पता होगा या नहीं होगा, शायद उतना अटेंशन इंटरनेट पे नहीं पता है। ओके। इंटरनेट पे बोगसकोई अगर आप सर्च करेंगे, अगर आप बोगसकोई इंस्क्रिप्शन सर्च करोगे ना, तो आपको काफी सारे इंडियन साइट्स मिलेंगे जहाँ ये मेंशन है। लेकिन विकिपीडिया पे अगर आप देखोगे तो बोगसकोई में मेंशन ही नहीं है कि ऐसी कोई ट्रीटी हुई है। पर वो ब्रिटिश म्यूजियम में प्रेजेंट है, ओके, क्ले टैबलेट्स, और उसमें वहां पे लिखा हुआ है साइट ऑफ लोकेशन बोगसकोई, ओके, जहाँ पे डिस्कवर की थी। सो बहुत सारी हिस्ट्री ऐसी है जो प्रोपोगेट नहीं की, या बहुत सारा उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। पर जैसा हम खुद को अपने रिसर्च करके, खुद की अपनी एक्सकवेशंस करके जो इंडिया के अंदर है, कम से कम वो तो ढूंढ सकते हैं। और उससे हम अपना सही जो हिस्ट्री है, सही जो स्टोरी है, जैसे अभी सरस्वती की हमने बात की, ये तभी होगा जब हम खुद एक्सकवेशंस करेंगे। सर मैं आपको ऑफ द कैमरा भी बता रहा था कि हमने अभी रिसेंटली चंद्रू रमेश जी के साथ में एपिसोड रिकॉर्ड किया, एंड उनकी फाउंडेशन एक्सकवेशंस करना चाहती है, वो हिस्टोरिकल एक जो नेसेसरी अब हमें हिस्ट्री जानना ज़रूरी है उस पर काम कर रहे हैं। एंड उन्होंने हमें यही एक चीज़ बताई जो मुझे सुन के बहुत शौक लगा, कि महाभारत से रिलेटेड जो साइट्स है उसमें से शायद सिर्फ 10% अब तक एक्सकवेट हुई है, और वो भी ये जो आज का प्रेजेंट भारत है यहाँ, अखंड भारत में तो कुछ भी नहीं हुआ। 90% ऑफ दैट अखंड भारत इज स्टिल मतलब अनएक्सप्लोर्ड है, अनएक्सकवेटेड है। ऑफ कोर्स जो इंडिया के बाहर है, देखिए वो तो सारी चीजें वैसे ही डिस्ट्रॉय हो गई, और कोई इंसेंटिव ही नहीं है किसी को एक्सप्लोर करने का। इंडिया के अंदर भी हस्तिनापुर को आप ले लीजिए, सालों पहले वहाँ एक्सकवेशन हुआ था, एंड आई थिंक अभी रिसेंटली दोबारा न्यूज़ में था कि कुछ उसको रिवाइव कर रहे हैं, एक्सकवेशंस दोबारा करेंगे। पर वो सालों पहले आई थिंक 80s में हुए थे एक्सकवेशंस, उसके बाद किसी ने किया ही नहीं है। आप क्यों नहीं जानना चाहते हो अपनी हिस्ट्री उसमें? और अभी मैं रिसेंटली एक और पॉडकास्ट में भी मैंने यही बात की थी कि हमारी इतनी पुराने जो सिटीज़ हैं, अयोध्या है, अब राम जन्मभूमि का इतना झगड़ा चल रहा था, जब वो एक्सकवेशंस हुए अभी भी मंदिर के लिए, उसमें नीचे से पिलर्स मिल रहे हैं, मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, तो क्लियरली वहां पे था। तो हमारी हिस्ट्री जो है ना, वो हमारे शहरों के नीचे दबी हुई है। मथुरा का भी सेम ही है, मथुरा का भी सेम है, काशी का भी सेम है। सो आप जब भी एक्सकवेशंस करेंगे आपको और ज्यादा चीजें मिलेंगी। हमारी सिटीज जो मेन सिटीज है ना, वो इतनी पॉपुलेटेड हो चुकी है कि उसमें एक्सकवेशन करना ना के बराबर हो गया, इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा आप उसे उखाड़ नहीं सकते, हटाओगे कैसे, उनको तोड़ोगे कैसे, क्या जस्टिफिकेशन दोगे? अगर आपको कुछ नहीं मिला तो कॉस्ट कौन पे करेगा? राइट। सो वो एक हमारी बहुत प्रॉब्लम। और हमारे यहाँ पे लॉज भी नहीं, आई थिंक सो। मेरा फ्रेंड है जो यूके में रहता है, तो उसने मुझे बताया कि अगर यहाँ पे किसी को कंस्ट्रक्शन करना है, दे हैव टू फर्स्ट टेक परमिशन कि यहाँ पे कोई हिस्टोरिकल चीज तो नहीं है नीचे, एंड देन यू कैन बिल्ड अपॉन दैट। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, चंडीगढ़ में जब मैं बड़ा हो रहा था, मुझे याद है एक बहुत बड़ा पॉन्ड था चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स में, और वहाँ उस पॉन्ड को हम बोलते थे पांडवों का पॉन्ड है। तो वो मैंने देखा हुआ है, और वो वाइट कलर के वो थे, ब्रिक्स जैसे थे, और या उस पे पेंट किया होगा, पर वो काफी डीप पॉन्ड था और उसमें कभी पानी ही नहीं भरता था। मतलब वो सूखा रहता था हमेशा, कितनी भी बारिश हो जाए, हमने कभी नहीं देखा कि वहां पे पानी भरा हो कभी। और वहाँ पूरी की पूरी रो ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आ गया है। मतलब इमेजिन, किसी ने कोशिश नहीं की कि भाई ये हिस्टोरिकल साइट हो सकती है, पता करें यहाँ पे क्या था, कि इतना बड़ा पॉन्ड यहाँ कैसे है, उसकी पूरी डिग करके एक्सकवेट करके उसको पूरा ही, मतलब कुछ भी उसमें से कुछ बचाया नहीं है, किसी म्यूजियम में नहीं रखा है। आई डोंट थिंक दैट हैज हैपेंड। सब ये तो फिर भी बहुत पुरानी बात है। हम महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर्ट्स है उन्हें ही हम प्रिजर्व नहीं करते। बिल्कुल। सो ये तो मतलब आई कैन नॉट इवन। सो हिस्ट्री के प्रति जो हमारा रवैया है ना, आई डोंट थिंक वो मतलब ऐसा होना चाहिए। मतलब उसके बारे में कोई भी एडजेक्टिव देना वैसे गलत है, क्योंकि हम लोग सब उलझे हुए अपनी प्रेजेंट लाइफ में और फ्यूचर बनाने में लग रहे हैं। तो हिस्ट्री की तरफ हमारा, इतिहास की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। बट हिस्ट्री का यूज फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। एक जो पर्सपेक्टिव मैं जो चाहता हूँ कि हो भी, विच इज यू यूज हिस्ट्री फॉर जियोपॉलिटिकल एजेंडाज। आप जो चाइना करता है बेसिकली, वो मैप्स लेके आ जाता है पता नहीं कहाँ से, कौन से जमाने से, एंड फिर वो बोलता है ये हमारा वो हमारा। तो यू डू द सेम थिंग ना। बिल्कुल। बट उसके लिए वही है कि यू हैव टू एक्सकवेट एंड डू द नेसेसरी थिंग्स। और ये सिर्फ हिस्ट्री में ही नहीं जयेश, अगर आप देखेंगे ना, पेटेंट्स की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी बार आप अगर सर्च करेंगे आपको पता चलेगा
कि यूएस फर्म्स ने या वेस्टर्न फर्म्स ने हल्दी के ऊपर पेटेंट हाँ, डाला, अभी फिर इंडिया ने रिसेंटली फाइट किया। रिसेंटली अभी वो योग निद्रा को नॉन रेस्ट डीप स्लीप ऐसा हाँ। कुछ नाम देके दे हैव क्रिएटेड इट। या सो हमारी ही चीजें जो हमारे पास है, क्योंकि हम वैल्यू नहीं करते उनकी, कोई और ढूंढता है और उसके लिए पेटेंट फाइल कर देता है, रीपैकेज होके हमारे पास ही आ जाती हाँ है। रिपैकेज होके हमारे पास ही आता है, तब हम उसकी वैल्यू करते हैं। पर हम क्यों नहीं कर रहे हैं ये सब? सो सिर्फ हिस्ट्री को एज समथिंग यू नो इन द पास्ट लेके नहीं चलना चाहिए। जैसे आपने बोला, हिस्ट्री को आप प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हो। हिस्ट्री में हिस्टोरिकली अब ये जो वाटर कंजर्वेशन की जो प्रैक्टिसेस हमारी हिस्टोरिकली होती थी, आज की इंडिया में कितनी ज्यादा जरूरत है उसकी। यू नो सिर्फ डैम्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, इनफैक्ट डैम्स तो हजारों साल पुराने हैं कॉन्सेप्ट इंडिया में। राइट। साउथ में आप देखेंगे तो डैम्स का चलन था चोलर्स के टाइम से भी। ओके। उसके पहले भी काठियावाड़ में, गुजरात में, आई थिंक गुप्ता डायनेस्टी के किंग थे जिनका मेंशन है एक इंस्क्रिप्शन पे कि उन्होंने एक डैम बनवाया था। सो वाटर कंजर्वेशन की जो प्रैक्टिसेस थी, जो स्टेप वेल्स हैं, अगर आप रानी की वाव या गुजरात में जैसे पाटन, अहमदाबाद में है, सो बहुत सारे स्टेप वेल्स हैं। तो कैसे आपको वाटर सोर्स तक पहुंचना है इन अ वे दैट मल्टीपल पीपल कैन एक्सेस इट, और अ लॉट ऑफ एंड विदाउट यू नो कॉजिंग एनी डैमेज टू इट। कि सब लोग, एक कुआं बनाना अलग चीज है, पर एक बहुत बड़ा अगर जलाशय है, वहां तक मैक्सिमम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, उसके चारों तरफ उन्होंने स्टेप्स बनाए हैं, मल्टीपल लेवल्स, राइट, और नीचे तक जाके, और वो साफ पानी है। इसे बाउलीज बोलते हैं। बाउली भी है, बाउली भी है जो नॉर्थ में बाउली बोलते हैं, दिल्ली में जो है तो अग्रसेन की बाउली है। पर ये जो स्टेप वेल्स हैं ये पूरे कंट्री में आपको मिलेंगे, आपको स्पेशली जो डेजर्ट एरियाज हैं उनमें। हाँ, आई हैव सीन राजस्थान में काफी सारे हैं। राजस्थान में स्टेप वेल्स हैं, गुजरात में स्टेप वेल्स हैं, और बहुत ही सुंदर स्टेप वेल्स हैं। तो हमारी हिस्ट्री सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ स्टोरीज नहीं है, उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। हमें अपनी आइडेंटिटी पता चलती है, हमें अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता चलती है, अपनी लैंग्वेज पता चलती है, अपने बिलीव्स पता चलते हैं। पर हमें फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि देखिए ये उन लोगों की कहानी है जो इस कंट्री में हजारों सालों से रहे, राइट, और हजारों सालों तक रहे। तो उन्होंने वेज और मीन्स ढूंढ लिए थे कैसे अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करना है। जैसे आयुर्वेद है, जो आई थिंक हमने लास्ट टाइम बात की थी, आयुर्वेद पे हमने बात की थी। तो इस कंट्री में जो प्लांट्स अवेलेबल हैं, जो ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, रूट्स हैं, बार्क है, एक एक चीज का उन्होंने आपने कहा था कि 100% ऑफ जो फौना मिलता है, फ्लोरा फौना जो है, उससे यूज किया था। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आयुर्वेद में यही मेंशन है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो वेस्ट है, जो भी चीज है उसका कुछ ना कुछ उपयोग जरूर है। राइट। तो इतनी नॉलेज हमारी हिस्टोरिकल है कि इस कंट्री में आपको रहना है और उसको आप बेस्ट किस तरह यूटिलाइज कर सकते हो, उसके लिए ही हिस्ट्री हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ओके। सर, दिस वाज बाय फार द बेस्ट हिस्टोरिकल डिस्कशन जो हमने पॉडकास्ट पे किया है। आई विल ब्रिंग यू बैक, मतलब वेदास के ऊपर, वेदास एक गलत वर्ड है, वेदों के, हाँ, वेदों के ऊपर मैं आपको वापस से लेके आता हूँ। जो डेटिंग भी हम अब करना है, तो आप डेटिंग बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ओरली ट्रांसमिटेड है, तो आप जब कंपाइलेशन हुआ शायद उस वक्त का डेटिंग कर सकते हो। महाभारत का बहुत सारे लोग जो एक वो कॉन्स्टेलेशंस वगैरह देख के डेटिंग करते हैं, 3102 BC ऐसा उसके आसपास की कोई डेट देते हैं। एंड महाभारत, जैसे आपने कहा था कि उसमें भी मेंशन किया जाता है कि कौरवों को, एंड वो जो दशराजन वॉर था उसमें भरत एंड पुरुष जिनके वंशज कौरव, तो वेद तो उससे भी पुराने, महाभारत से भी, एंड आई थिंक सो रामायण से भी पुराने हैं वेद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वेद कम्स फर्स्ट, जो वैदिक सिविलाइजेशन है दैट कम्स फर्स्ट, फिर रामायण, फिर महाभारत। बट देन एग्जैक्ट डेट क्या है? मतलब मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे जहाँ पे आपने वेदों की बात की है, तो वहाँ पे लोग रैंडम नंबर्स फेंक रहे हैं, 10,000 साल, 20,000 साल, किसी ने कहा 40,000 साल। एग्जैक्टली कितने साल? तो देखिए, एक तरीका ये होता है डेटिंग का कि अगर कोई कैलेंडर मेंशन्ड है, तो हमारे जैसे इंस्क्रिप्शंस है काफी, उसमें मेंशन्ड है कि शक संवत या विक्रम संवत या गुप्ता काल, सो उससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगता है। वेदों में ऐसा कोई कैलेंडर मेंशन नहीं है। ओके, इसका कोई रीजन है? नहीं, क्योंकि ये रिलीजियस स्क्रिप्चर था, उसमें वो कैलेंडर मेंशन करके क्या करेंगे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कोई बैठ के डिबेट करेगा कि ये कितनी पुरानी है।
तो उनका पर्पस ही अलग था, राइट? वो तो रिलीजियस विजन्स थे उनके। हाँ. उसमें वो डेट वगैरह डाल के क्या करेंगे? इनफैक्ट उसमें अगर डेट्स होती तो हमें शक होता। तो उसमें अगर डेट्स होती तो हमें एक्चुअली शक होता कि ये ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन वेदों से हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है, क्योंकि अथर्ववेद जिसको माना जाता है सबसे लास्ट में कंपाइल किया गया, और अथर्ववेद के टाइम किंग परीक्षित का रूल था। ओके. ऐसा पता चलता है क्योंकि एक दो वर्सेस हैं जिसमें परीक्षित का नाम है, और तो हमें ये पता चलता है कि परीक्षित उस टाइम राजा थे जिस टाइम अथर्ववेद कंपाइल किया गया। और परीक्षित, इट इज नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि परीक्षित पहले राजा थे जो कलयुग में थे। युधिष्ठिर, पांडव वगैरह जब चले गए, क्योंकि उनके बाकी सारे जो पुत्र थे वो सारे महाभारत में मारे गए, राइट. तो परीक्षित जो उनके ग्रैंडसन थे उनको राजा बनाया गया। और पुराणों के हिसाब से 3102 BC जो है वो डेट है कलयुग के शुरू होने की। और उसके 36 साल पहले एक्चुअली महाभारत वॉर हुआ था। तो 3138 BC में महाभारत वॉर हुआ होगा। पर परीक्षित को जब क्राउन किया, उनको राजा बनाया, उसके बाद कलयुग शुरू हुआ। और उस हिसाब से जो डेट्स हैं अथर्ववेद की, एटलीस्ट वी नो कि इट इज अराउंड 5000 ईयर्स ओल्ड। और बाकी जो वेद हैं वो उससे भी पुराने हैं, उनसे भी पहले लिखे गए हैं। अब उसमें एक तरीका ये है कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजिकल कंजंक्शंस मेंशन्ड हैं, सो बाल गंगाधर तिलक जो फ्रीडम फाइटर थे, उनकी एक बहुत ही डीप एनालिसिस वाली बुक है जिसको कहते हैं द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ओके. सो उनका एक अलग ही एनालिसिस है जिसमें उन्होंने जो ज़ोरोस्ट्रियन स्क्रिप्चर्स हैं, अवेस्ता वगैरह, उनको और संस्कृत वेदों को एनालाइज करके उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं। पर उनके हिसाब से भी रफली अराउंड 6000 BC तक की डेट्स हैं। ओके. उनके हिसाब से 6000 BC. हाँ. और अगर आप देखेंगे पुराणों में जो डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, हमें पता है कि काफ़ी राजा थे जिनकी जीनियोलॉजीज दी गई हैं। सो हमारी पुराणिक जो जीनियोलॉजीज हैं वो तो अनब्रोकन है, और पुराणों में कलयुग के राजाओं का भी वृतांत मिलता है। सो उस टाइम महाभारत से जो मगध, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग किंगडम था जरासंध के टाइम से ही, और जरासंध की जो डायनेस्टी है वो मेंशन्ड है। ओके. उसके बाद जितनी डायनेस्टीज आई हैं कलयुग में, मेजर सारी डायनेस्टीज मेंशन है। आपको मतलब अचंबा होगा जान के, काफी लोगों को ये नहीं पता। प्रद्योत डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टीज मेंशन है। आंध्रा डायनेस्टी जो सातवाहन राजा थे, वाकाटका डायनेस्टी, तो बहुत सारी डायनेस्टीज है जिनके हमें नाम भी नहीं पता होते हैं, क्योंकि हम हिस्ट्री में इतना डीप जाते नहीं है। पर हमारी पुराणों में हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये सारे हमारे पुराणों में बताया गया कि फ्यूचर के किंग्स होंगे कलयुग में। फ्यूचर के, ओके। सो ये 3000 BC के पहले की सारी जो कहानियां हैं, ओके, और ये पुराणों में है कि ये फ्यूचर के राजा हैं, फ्यूचर के किंग्स हैं। बट उन्हें कैसे पता था? मतलब ये भी विजन्स जैसा ही था? विजन्स है, वेद व्यास ने पुराण लिखे हैं, तो वेद व्यास जी तो उनको भगवान विष्णु का एक अवतार, फ्यूचर और पास्ट देखने का। ऑफ कोर्स वो त्रिकालदर्शी थे, त्रिकालदर्शी है, और उनको ये विजन्स हैं कि क्या क्या कौन से राजा होंगे। तो इसीलिए दे आर नॉट परफेक्ट विजन्स, क्योंकि कहीं कहीं पे जो नाम है और जो हमें कॉइन्स पे मिलते हैं थोड़े बहुत अलग हैं। राइट, आई थिंक सो। चोला डायनेस्टी भी अपने जो लीनिएज है उसे इसी तरह से ट्रेस करती है, जो एक ओल्डर जनरेशन ऑफ चोलाज है वो पुरानों से ही वो ट्रेस करते हैं उन्हें भी। डेफिनेटली, आई थिंक बहुत सारी डायनेस्टीज है जो सूर्यवंश और चंद्रवंश से अपने आप को ट्रेस करती हैं, तो वो तो है ही। पर उसके अलावा भी बाकी काफी डायनेस्टीज थी, नाग डायनेस्टीज थी। नाग डायनेस्टी था एक नागवंश था। तो पर ये हिस्टोरिकल मतलब हैं हमारे, जैसे कॉइन्स मिलते हैं हमें, उनसे पता चलता है कि ऐसे थे। इनफैक्ट समुद्रगुप्त जो है उनकी एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें बहुत सारे राजाओं का नाम मिलता है जिनको उन्होंने हराया था। तो उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे कौन कौन से कौन से रीजन्स में राजा थे। ओके, सो हमारी हिस्ट्री हमें बहुत ही फ्रैगमेंटेड मिलती है इनफैक्ट। और पर अगर हम पुराणों को पढ़ें तो हमें एक पूरा स्मूथ फ्लो मिल जाता है अपनी हिस्ट्री का। अनफॉर्चुनेटली उसको हिस्ट्री मानते नहीं है। पर ये जो डेटिंग है वो भी इजी हो जाएगी अगर हम पुराणों के हिसाब से अपनी हिस्ट्री एनालाइज करनी शुरू करें। तो अभी ब्लाइंडली अगर हम फॉलो कर रहे हैं जो हमें वेस्टर्न या ब्रिटिश जो थे बेसिकली, क्योंकि जो अभी हमें टाइमलाइंस दिए गए हैं हमारी हिस्ट्री के, ये ब्रिटिशर्स द्वारा दिए गए हैं और हम ब्लाइंडली उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं अब तक। राइट, किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया उस पर अभी तक, किसी ने अभी तक उसको
रीएनालाइज रीकैलिब्रेट करने की हम्म। कोशिश नहीं की है कि इसको दोबारा किस फ्रेश नज़रों से कैसे देख सकते हैं। कोर्स करेक्शन जरूरी है। कोर्स करेक्शन बहुत ज़रूरी है हमारी हिस्ट्री का। हम्म। अगर हमने वो कर लिया ना, हमारी हिस्ट्री, जैसे आप कह रहे हो चाइना पुराने मैप्स उठा के दिखा रहा है, आप अखंड भारत हो, आप फिर पूरा ही सारा क्लेम कर सकते हो। और क्योंकि है ये तो अशोक के टाइम के भी मैप्स हैं, राइट। मतलब अशोक के जो मतलब ऑफ कोर्स मैप्स नहीं है, पर अशोक की जो इंस्क्रिप्शंस है वो अफगानिस्तान, नेपाल से लेके मैसूर तक हर जगह मिली हैं। हम बात भी कर रहे थे अफगानिस्तान में जो कॉइन्स मिले जिसपे कृष्ण और बलराम जी के इनके फोटोज जैसा दिखता है वो। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं। इनफैक्ट जो अलग अलग डायनेस्टीज थी, ये तो हम इंडियन डायनेस्टीज के बारे में बात कर रहे थे, पर बीच में जो फॉरेन डायनेस्टीज थी उनका भी राज था। और हमारे पुराणों में मेंशन्ड है कि जैसे मौर्यस के बाद या आंध्र किंग्स के बाद एक बहुत बड़ा टाइम है जिसमें ये फॉरेन किंग्स थे जिनके कब्जे में इंडस, चेनाब, कश्मीर ये मेंशन है पुराणों में कि यहाँ पे ये मलेच राजा होंगे, बारबेरियंस विल रूल, राइट। ओके। सो ये सारे जो राजा थे उसमें भी काफी थे जो हिंदू और बौद्ध धर्मों को इक्वल वैल्यू करते थे, क्योंकि बुद्धिज्म बहुत प्रोमिनेंट था उसमें। राइट। तो उनके कॉइन्स पे आपको बुद्धिस्ट, पर्शियन और हिंदू गॉड्स भी मिलेंगे। तो उसमें ये तो कॉइन्स आई थिंक एगाथोक्लिस था राजा जिसके कॉइन्स थे, जिसमें कृष्ण जी और बलराम जी, एंड दिस इज आई थिंक अराउंड 180 BC के कॉइन्स हैं ये। और इसी तरह विदिशा में MP में एक पिलर है जो हिलियोडोरस का पिलर कहते हैं, राइट, आई हैव हर्ड अबाउट दिस। वो आई थिंक अराउंड at least 100 years before the common era, 115 BC या 135 BC के आसपास का है वो, जो किसी ग्रीक एम्बेसडर ने वहाँ के राजा को जब उसने विजिट किया था तो वहाँ पे कृष्ण जी के लिए उसने एक पिलर इरेक्ट किया था। राइट। और अफगानिस्तान में जो मॉडर्न पाकिस्तान है उसमें ऑफ कोर्स बहुत सारे कॉइन्स और बहुत सारे स्कल्पचर्स मिलते थे जो गणेश जी के हैं, विष्णु जी के हैं, शिव जी के हैं, और क्लियरली ऑफ कोर्स बुद्ध के हैं, तो बुद्ध भगवान के हैं। सो बहुत सारी हिस्ट्री जो है हमारी बाहर रह गई है ऑफ कोर्स, इंडिया के बॉर्डर्स के बाहर, पर जो अंदर भी है उसके ऊपर भी हमें दोबारा फ्रेश लुक देना जरूरी है। ओके सर, जब हम इंडस वैली की भी बात करते हैं, जो सरस्वती सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, बहुत सारे हम एक्सकवेशंस भी जब होते हैं तो उसमें से फायर ऑल्टर्स मिलते हैं, शिव जी के शिवलिंग मिलते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि वैदिक सिविलाइजेशन तो ये था, डेफिनेटली वहाँ पे प्रूफ है। तो जब हम इसी तरह से जो वहाँ पे एक नेवल ट्रेड भी था उस वक्त का, उसे भी देखे तो एक भुज्यू नाम का कोई राजा था जिसका एक नेवल एक्सपेडिशन हुआ था, इसके बारे में आप बता सकते हो? सो ये अगेन वेदों में जैसा हमें पता है, हमने बात की थोड़ी ज्योग्राफी के बारे में, रिवर्स थी और किंगडम्स थे बड़े बड़े, तो वेदों में काफी जगह समुद्र का भी उल्लेख मिलता है। ओके। और इनफैक्ट जो भुज्यू की आपने बात की, तो भुज्यू राजा की प्रेयर्स हैं अश्विनी कुमारों के लिए, मतलब वो प्रे करे अश्विनी कुमार को। हाँ, क्योंकि उनका शिप क्रैश कर जाता है, अच्छा, और वो डूबने वाले होते हैं, हाँ, तो वो प्रे करते हैं अश्विनी कुमारों को। तो वो अगेन जैसे मैंने कहा, ये प्रेयर्स हैं जिनमें कुछ कुछ स्टोरीज हमें पता चलती है। तो उससे हमें पता चलता है कि इंडिया की शिप्स जाती थी बाहर, समुद्र में जाती थी, जो बड़ी बड़ी शिप्स होती थी, और उनकी जो स्टोरीज हैं, अगेन एक विशपाला थी वॉरियर, फीमेल वॉरियर, जो हमने अभी बहुत बात की कि सिनौली में ग्रेव्स में फीमेल वॉरियर्स भी मिले हैं, राइट। और ऋग्वेद में मेंशन है कि विशपाला एक थी, ये वो वॉरियर है जिनका एक पैर कट गया था, जिनका एक पैर कट गया था, उनको फिर अश्विनी कुमारों ने एक प्रोस्थेटिक लिम्ब लगा के दिया था, मेटालिक लिम्ब। सो ये स्टोरी आप थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हो? आई एम श्योर कि ये लोगों को बहुत पसंद आई। सो अगेन ये बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है, पर एक वर्स है जो अश्विनी कुमारों के लिए, और अश्विनी कुमार जो है ना, ये दे आर ट्विन्स, तो ये सूर्य देव के बेटे हैं। तो अश्विनी उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको हॉर्स राइडर माना जाता है, और ये पैदा तब हुए थे जब सूर्य एक घोड़े की फॉर्म उन्होंने ली हुई थी, सूर्य ने। और तो अश्विनी कुमारों को जनरली प्रे किया जाता है वेदों में, स्पेसिफिकली फॉर हीलिंग। ओके। तो अश्विनी कुमारों, तो भुज्यू को जैसे उन्होंने बचाया बेसिकली, उसको भी हील किया उन्होंने। विशपाला का जिसका पाँव कट गया था लड़ाई में, उसको उन्होंने प्रोस्थेटिक लिम्ब लगा के दिया। च्यवनप्राश अगर आपने सुना हो, हाँ, सब बच्चे खाते हैं कभी ना कभी अपने जीवन में।
तो च्यवन ऋषि जो थे उनसे रिलेटेड स्टोरी है अश्विनी कुमारों की। च्यवन ऋषि को उन्होंने उनकी यूथ लौटाई। अच्छा। अश्विनी कुमार ने। सो मतलब ऐसे उनके बहुत किस्से हैं। बहुत अगेन वेदों में डिटेल्स नहीं है क्योंकि ये प्रेयर्स हैं। डिटेल्स शायद आपको पुराणों में मिल जाए, पुराणों में मिल सकती है, पर ये डिटेल्स वेदों में इसलिए नहीं क्योंकि ये प्रेयर्स में सिर्फ इन पासिंग ये रेफरेंस है। तो आपको उसकी डिटेल जाननी है तो आपको पुराण पढ़ने पड़ेंगे। राइट, ओके। सर काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़। बट देन अगेन जब हम इस नेवल ट्रेड की बात करते हैं, ऋग्वेद में कौन से और उस वक्त की जो बाहरी देश थे जिनका मेंशन आता है, ऐसे कोई है देश? ऐसे देश मेंशन नहीं है, पर जैसे मैंने कहा समुद्र मेंशन है और काफ़ी ऐसे टर्म्स मेंशन हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये नेवल कैपेबिलिटीज थी उन लोगों के पास। और अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इंडस वैली के जो कॉइन्स है वो मेसोपोटामिया, सुमेर, इजिप्ट तक है। इजिप्ट में तो अभी रिसेंटली डिस्कवरी हुई थी, एक बुद्धा का स्टैचू मिला था। और एक इंस्क्रिप्शन मिली थी जो संस्कृत में थी, जो और सातवाहन किंग्स जो है उनके कॉइन्स मिले थे। तो ये सातवाहन किंग्स जो हैं वो आंध्रा किंग्स हैं बेसिकली, और ये अगेन पुराणों में मेंशन्ड है। उनकी पुष्टि उनके हिस्टोरिकल फैक्ट है ये या नहीं, वो हमें कॉइन से ही उनके पता चला या उनकी इंस्क्रिप्शन से पता चला जो उन्होंने ब्राह्मी में लिखी। अगर वो नहीं मिलती तो उसको भी हम मिथ मान लेते हैं। पर लेकिन ये सारी चीजें अवेलेबल हैं तो उससे पता चलता है कि ट्रेड होता था। रोमन कॉइन्स आपको तमिलनाडु में बहुत जगह मिले थे एक्सकवेशंस में, तो उससे पता चलता है कि रोम का ट्रेड था with ancient Tamil Nadu also. Okay. So ये सारी जो कोस्टल सिविलाइजेशंस थी, जो किंगडम्स थे, ये सब ट्रेड करते थे। आप साउथ ईस्ट एशिया में देखिए ना कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है इंडिया का। पूरा साउथ ईस्ट एशिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन कल्चर। अब उसको आप चाहे बुद्धिज्म मानिए जो अब है, या उसके पहले जो हिंदू किंगडम्स थे वो भी इंडिया से ही इन्फ्लुएंस थे। इंडिया से ही जो कल्चर वहाँ पे गया, उनकी जो आर्ट है, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं आर्किटेक्चरली, जो आप देखेंगे पुराने हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे अंकोर वाट है, सो वो हिंदू टेम्पल था और वो नागर स्टाइल में है, जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल है। और उनके कोर्ट्स में वो फॉलो होती थी लैंग्वेज, संस्कृत फॉलो होती थी, उनके कोर्ट्स में रिचुअल्स फॉलो होते थे। थाई किंग का अभिषेक जो है, कोरोनेशन, वो अभी भी ब्राह्मण प्रीस्ट करता है। अच्छा। वो थाई जो किंग है, थाईलैंड का जो किंग है, उसका टाइटल ही रामा है। वो सक्सेसिवली रामा 8, 9, 10 ऐसे वो अपने टाइटल्स रख रहे हैं। राइट। और हर जगह साउथ ईस्ट एशिया में आपको छाप मिलेगी हिंदू ट्रेडर्स की, हिंदू राजाओं की। राजा चोला तो ऑफ कोर्स उन्होंने काफी इंडोनेशिया, मलेशिया, उन्होंने तो कॉलोनाइज ही कर दिया था बेसिकली। पर उनके अलावा भी बहुत सारे ट्रेडर्स और बहुत अदर जो प्रोबेबली मिशनरीज, जो जैसे अशोक ने भेजे बुद्धिस्ट मिशनरीज वगैरह, तो वैसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंडिया का है। ये हमारी हिस्ट्री में हमें पढ़ाना चाहिए क्योंकि हमें हिस्ट्री हमेशा उल्टी तरह से बताई जा रही है कि हमारे ऊपर किसने इन्वेड किया। हमारे कल्चर का, हमारी हिस्ट्री का, हमारे बिलीव्स का इन्फ्लुएंस किस हद तक फैला हुआ था और है, जो हम अभी भी देख सकते हैं। आप ट्रैवल करके इजीली देख सकते हो। आप कहीं कभी भी जाओ, आप बैंकॉक चले जाइए, आपको वहां पे मिलेंगे, आपको ब्रह्मा जी की श्राइन्स मिलेंगी, गणपति की श्राइन्स मिलेंगी, लक्ष्मी जी की श्राइन्स हैं। राइट। एयरपोर्ट पे समुद्र मंथन का स्टैचू है। सो बाकू करके एक जो जगह है वहां पे भी आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली क्या है, बट एक वो मैंने इंस्क्रिप्शन कहीं पे देखा था कि वहां पे लिखा मिलता है कि यहाँ से कोई वहां गई थी फैमिली एंड वहां पे उनकी शादी हुई थी, वहां पे जो लोग रहते थे उनसे, एंड वो चीज का पूरा मेंशन है वहां पे। सो एक्चुअली ऐसे काफी इंस्क्रिप्शंस हैं जयेश। इनफैक्ट कंबोडिया की जो खमेर जो किंगडम था वहाँ का मेन, जो जिसने बेसिकली यूनाइट किया सॉर्ट ऑफ कंबोडिया में जो सिविलाइजेशन थी ना, उनको खमेर किंग्स कहते हैं उनको। सो वो उससे पहले एक किंगडम था फुनान, और उसको शायद उसको सुवर्ण भूमि कहा जाता था। फुनान इज द चाइनीज नेम, क्योंकि वही नाम अब बैंकॉक एयरपोर्ट का भी है, सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट। राइट। और ये सारा सदर्न थाईलैंड, सदर्न वियतनाम, सदर्न कंबोडिया, ये एक किंगडम होता था फुनान का। और जो उसका राजा था, तो उसका ऐसा इंस्क्रिप्शन में मेंशन है कि वो राजा इंडिया से आया था। वो एक प्रिंस था बेसिकली, जिसकी शिप क्रैश कर गई, वो वहां पे लैंड कर गए। और वहां पे जो प्रिंसेस थी, तो वहाँ मैट्रिलिनियल वो था रूल।
जैसे मालाबार में है या हाँ। काफी गढ़वाल के रीजन में मैट्रिलिनियल वो है कि जो लेडी ऑफ द हाउस है ना, शी इज द नॉर्थ हेड ऑफ ईस्ट द में जो हाउस। होता है। हाँ, काफी जगह पे है। तो लेडी इज द हेड ऑफ द फैमिली। सो वहां पे मैट्रिलिनियल स्ट्रक्चर था। तो राजा की जो बेटी थी प्रिंसेस, वो अगली क्वीन बननी थी। शी मैरीज दिस गाय, ओके, जो इंडियन प्रिंस था, और फिर वो राजा बनता है या वैसा कुछ है कि और दे रूल टुगेदर। सो वहां से शुरुआत हुई कंबोडिया में और इस पूरे रीजन में। Okay. हिंदू कल्चर उसने एस्टैब्लिश किया, संस्कृत को डाला, कोर्ट लैंग्वेज, अपने जो भी उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे वो उसके बेसिस पे उसने वहाँ पे सिविलाइजेशन शुरू की और एक किंगडम बनाया बड़ा। और तो ऐसे बहुत जगह आपको इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे। आप अगर वहाँ म्यूजियम्स में जाके देखेंगे ना, बैंकॉक लोग जाते, कभी कोई म्यूजियम नहीं जाता। कंबोडिया तो कोई जाता ही नहीं, इंडियन। राइट। कंबोडिया इज हार्डली एन आवर अवे फ्रॉम बैंकॉक और बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल वैल्यू है उसकी। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप इंडिया में तो देखिए ही, या बाहर भी देखिए कितनी हिस्ट्री हमारी अभी तक प्रिजर्व्ड है। स्पेशली टेक टाइम आउट, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, एक एक जगह उनके म्यूजियम ज़रूर देख के आओ। और म्यूजियम में आप उनके देखेंगे, जो इंडियन सेक्शन मिलेगा ना आपको, इंडियन हिस्ट्री मिलेगी, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि हमारा कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था पूरे विश्व पे। ओके, सर ब्रिंगिंग यू बैक टू वेद वाला जो है सब्जेक्ट, क्योंकि हम बीच में हिस्ट्री की बात करें विच आई एब्सोल्युटली लव, एंड शायद उसके बारे में हम एक डिफरेंट पॉडकास्ट कर सकते हैं कि हमारा आउटर नेशंस पे क्या इन्फ्लुएंस रहा है। बट जब हम वेदों की बात करते हैं फिर से, एक बहुत क्यूरियस चीज मैंने पढ़ी उसमें ह्यूमन सैक्रिफाइस का मेंशन है। ये क्या चीज है एग्जैक्टली? सो ऐसा ह्यूमन सैक्रिफाइस तो कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है होता हुआ। सो देखिए, दो तरीके होते हैं इनको समझने के। एक तो जैसे मैंने कहा कर्म कांड है और दूसरा ज्ञान कांड है। तो कर्म कांड में सिंपल रिचुअल्स दिए हुए हैं कि ऐसा 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 है, अश्वमेध है या पुरुषमेध है, या ऐसे जो सैक्रिफाइसेस मेंशन्ड है। अब काफी लोग उसको लिटरली लेते हैं कि ऐसा होता था। पर जो ज्ञान कांड है उसमें ब्राह्मण्स हैं, और ब्राह्मण्स में तो रिचुअल्स ही हैं, कर्म कांड का ही पार्ट है। आरण्यक्स जो है और जो उपनिषद्स हैं वो एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं कि दीज आर मेंट टू बी टेकन फिलोसॉफिकली। ओके। सो अश्वमेध का जैसे वर्णन मिलता है कि यू हैव टू, अश्वमेध का पर्पस होता है कि आप सॉवरेन बन जाएंगे, राइट? आप मतलब एम्परर बन जाएंगे। तो उसमें उसका एक्सप्लेनेशन वैसा दिया गया है कि इट इज नॉट अबाउट सैक्रिफाइसिंग अ एनिमल, इट इज अबाउट सैक्रिफाइसिंग योर ईगो और सैक्रिफाइसिंग दोज थिंग्स सो दैट यू बिकम एन एम्परर इन अ डिफरेंट वे, that you've let go of everything, right? And you become an emperor like that. So different approaches हैं। काफी लोग बिलीव करते हैं कि जो कर्म कांड में दिया हुआ है वो एक्चुअली लिटरली होता था। बट कहीं पे आई थिंक एक एग्जाम्पल है पुराणों में जहाँ पे एक ह्यूमन सैक्रिफाइस ऑलमोस्ट होने वाला था, जो मैंने एक्चुअली अपनी बुक में भी मेंशन किया है इन भारत। So there's a episode हरीशचंद्र राजा को लेके, जिसमें I remember reading this, तो वो शुनहशेप जो है वो एक बच्चा होता है जिसको सैक्रिफाइस करने लगे होते हैं, क्योंकि उन्होंने वरुण को प्रॉमिस किया होता है कि वो अपना, उनका बेसिकली जो स्टोरी वैसे है कि वरुण की कृपा से उनका बेटा हुआ होता है रोहिताश्व जो है हरीशचंद्र का। और वरुण बोलते हैं कि आपको अगर बहुत दो ऑप्शंस हैं, या तो एकदम डम्प बच्चा पैदा होएगा जो बहुत लंबा जिएगा, अगर आपको बहुत ही एक इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए उसकी लाइफ कम होगी। तो वो बोलते हैं मुझे इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए। तो जब वरुण बार बार वो बोलते हैं कि भाई अब टाइम उसका पूरा हो गया है, अब आपको उस बच्चे को लौटाना पड़ेगा, तब वो वरुण से बार्गेन करते हैं और वो बोलते हैं कि इसकी जगह मैं आपको कोई दूसरा बच्चा लौटा दूंगा। सो ऐसी एक स्टोरी है, वही एक स्टोरी है जो मुझे पता है, जहाँ पे ऐसा मेंशन है कि वो एक बच्चे को सैक्रिफाइस किया जा रहा है। बट वो भी सैक्रिफाइस हुआ नहीं था ना? हाँ, ऑफ कोर्स। तो फिर वो विश्वामित्र आ जाते हैं बीच में और एक पूरा एक इंसिडेंट हो जाता है। और बट ऐसा एक मेंशन ये एक मिलता है। सो आई डोंट थिंक ये चीज़ें सारी लिटरल हैं, बट ऑफ कोर्स ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि एनिमल सैक्रिफाइसेस शायद बिल्कुल ही नहीं होते थे। राइट। डेफिनेटली कहीं ना कहीं कभी ना कभी हुए होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग, देखिए वही चीज़ होती है। अब हम बुद्ध अवतार के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है ये मानने में कि बुद्ध एक अवतार हैं, विष्णु जी के अवतार हैं, पर काफी पुराणों में मेंशन है कि बुद्ध। अच्छा, दिस इज मेंशन्ड? डेफिनेटली। ओके, मुझे हमेशा से लगता था कि ये सिर्फ ऐसी मतलब कही जाने वाली चीज है। ओके, बहुत सारी पुराणों में मेंशन है, भागवत में भी मेंशन है। अब उनका पर्पस अलग अलग है, अलग अलग बुद्ध अवतार मेंशन है एक्चुअली। अच्छा। सो उसमें मैं
उनका पर्पस अलग था हर बार, पर कुछ पुराणों में क्लियरली मेंशन है कि बुद्ध अवतार का एक पर्पस ये भी था कि करुणा जगाना दोबारा। तो उस टाइम हमें समझ में आता है कि मे बी वैदिक सैक्रिफाइसेस हो रहे थे उस टाइम, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में पैदा हुआ है बुद्ध, राइट? सो कलयुग में क्योंकि सारी चीजें डिस्टॉर्टेड थी, तो उस टाइम एक्चुअली एनिमल सैक्रिफाइसेस हो रहे होंगे। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से फॉर श्योर, क्योंकि जो लैंग्वेज है ना वो it is not very easy to decipher. Okay. But there's a possibility कि ऐसा होता होगा at least at some point of time. सर एक और जो चीज़ भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है, इनफैक्ट अब भी कुछ जगहों पे होती है अनफॉर्चुनेटली, चाइल्ड मैरिज। इसका कहीं पे ऋग्वेद में मेंशन आता है? ऋग्वेद में तो देखिए ये सब चीजें नहीं, या किसी भी वेद में, नॉट जस्ट, तो वो धर्म शास्त्र जो है वो रूल्स लिखते हैं, वेदों में ये सब चीजें मेंशन नहीं है। वेदों में कोई रूल्स नहीं है, दे आर प्रेयर्स, राइट? या आपको रिचुअल्स कैसे करने हैं उसके रूल्स हैं। धर्म शास्त्र हैं जिनमें ये रूल्स बताए जाते हैं, आपको लाइफ कैसे जीनी है, सोसाइटी कैसे जीनी है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपके क्या कर्म है, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, क्या होनी चाहिए, क्षत्रियों का क्या दायित्व है, वैश्य का क्या दायित्व है, शूद्र का क्या दायित्व है वगैरह। जो गृह सूत्र हैं उनमें ये प्रेयर्स हैं, रिचुअल्स हैं, शादी के जो संस्कार हैं, 16 संस्कार होते हैं उनके, जन्म से लेके मृत्यु तक, अंतिम संस्कार इसलिए उसको बोलते हैं, अच्छा 16 संस्कार होते हैं जन्म से लेके मृत्यु तक। और तो उनकी विधि क्या है, वो सब चीजें जो गृह सूत्र हैं, धर्म शास्त्र हैं, उनमें दिए गए हैं। सो उसमें कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको चाइल्ड मैरिज करनी है, बट इट इज बेसिकली आफ्टर प्यूबर्टी। ओके, कि मतलब जब तक प्यूबर्टी नहीं होती तब तक तो डेफिनेटली मैरिज नहीं है मेंशन कहीं पे भी। प्यूबर्टी होने के ऑलमोस्ट 1 साल बाद तक का उल्लेख मिलता है। ओके, सो दैट वाज द क्राइटेरिया, नॉट के बच्चे की उम्र क्या है, राइट? और उसमें भी फिर अलग अलग रूल्स। अब जैसे सती के बारे में बात करते हैं तो वो अगर आप वेदों में देखेंगे इंटरेस्टिंगली, सती का कहीं मेंशन नहीं है। लोग बोलते हैं कि ये पुरानी प्रैक्टिसेस, हिंदू प्रैक्टिसेस हैं, बट किसी हिंदू स्क्रिप्चर में मेंशन नहीं है ऐसा कि आपको सती होना है। इनफैक्ट वहाँ वेदों में आई रिमेंबर देयर वाज दिस वर्स ऋग्वेद में ही जिसमें क्लियरली बताया जाता है कि वो एक शोक कर रही है स्त्री अपने पति की डेड बॉडी पे, और उसको बताया जाता है कि ये चला गया है, अब तुम उठो, अपनी लाइफ में वापस जाओ, और ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट। सो ऐसे ही इतनी डिटेल्स हमें मिलती है ना, जो हमें इन सब भ्रमों को और गलत फहमियों को तोड़ने में मदद करती है, अगर हमें सही इन्फॉर्मेशन हो तो। सो वो जो एक सोसाइटी थी, जो वैदिक पीरियड की सोसाइटी थी, वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी। डेफिनेटली जयेश, आप सिर्फ उनको आप यही देख लीजिए, अगर एक विशपाला एक फीमेल वॉरियर थी जिनको प्रोस्थेसिस लगाया गया, मतलब आप देख लीजिए जिस तरह से ऋषि और ऋषिकाएं हैं, बहुत सारे जो वर्सेस हैं वो फीमेल ऋषिज ने भी बताए हुए हैं, उसमें डाले हुए हैं। वो भी मेडिटेट करती थी, वो भी ध्यान करती थी। इनफैक्ट काफी सारी इंसिडेंट्स हमारे पुराणों में भी। फीमेल ऋषिज की आपने जो बात की, तो जब हम ये बहुत जो बड़े बड़े ऋषिज थे, इसमें हम कभी फीमेल ऋषिज का नाम क्यों नहीं सुनते, या सुनते शायद मैंने नहीं सुना, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है एक्चुअली। देखिए ऋषि जो थे ना, आप ऋषियों को ना, जो ऋषियों के बारे में अगर हम पुराणों में हमें पता चलता है कि ऋषि जो थे इनका ओरिजिन क्या है, दे आर नॉट ह्यूमंस, मोस्ट ऑफ देम। ओके, जो ऑफ कोर्स विश्वामित्र एक ह्यूमन राजा थे, पर वशिष्ठ हैं, अत्रि हैं, पुला, पुलत्स्य, भृगु, मारीची, सप्तऋषि जो सप्तऋषि और मानस पुत्र जो है बेसिकली। सप्तऋषि तो चेंज होते रहते हैं हर मनवंतर में। जो मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के, ये ब्रह्मा जी ने अपनी थॉट से बनाए थे। सो दे आर नॉट ह्यूमंस, तो मतलब सेलेस्टियल बींग्स हैं, ये डिवाइन बींग्स हैं। तो इनमें हम जब ये डालते हैं जेंडर और ये सारी चीजें हम डालते हैं ना, जो बहुत ही ह्यूमन परसेप्शन है, ये सारी चीजें उन पे एक्चुअली अप्लाई नहीं होती। अच्छा, ओके। पर फिर भी अगर आप, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, तो बृहदारण्यक उपनिषद है, उसे पूरा एक डायलॉग है जो मैंने एक्चुअली अपनी बुक में डाला, रामायण रिवील्ड में, जिसमें एक एक्सचेंज है पूरा। दिस इज अ ब्यूटिफुल एक्सचेंज ऑफ थॉट, फिलोसॉफिकल थॉट। बता सकते हो आप? जिसमें गार्गी है एक यंग फीमेल ऋषिका, तो गार्गी वाचकनावी है उनका नाम, वचकनु क्योंकि उनके पिता का नाम था इसलिए वाचकनावी। तो गार्गी है और वो डिबेट कर रही हैं जो उस टाइम के सबसे पहुंचे हुए ऋषि हैं, याज्ञवल्क्य। ओके, उनके साथ उनका डिबेट है, जिसमें अल्टीमेटली याज्ञवल्क्य जीत जाते हैं, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ ही इज अ सीनियर, ही इज मच बेटर रेड एंड ऑल दैट।
पर उनका जो कॉन्वर्सेशन है वो रिकॉर्डेड है उपनिषद में। सो ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ऋषिकाएं थी जो करती थी। वेद हम पढ़ते नहीं, हमें पता ही नहीं। अभी उसमें वाक जो सरस्वती जो बेसिकली देवी है, उनका एक पूरा का पूरा श्लोक है। लोप मुद्रा जो अगस्त्य की पत्नी थी, उनका श्लोक, हमें मैक्सिमम लोगों को लोप मुद्रा पता ही नहीं है कि कौन होंगे। अगस्त्य ऋषि सुना होगा, लोप मुद्रा नहीं पता होगा। सो लोप मुद्रा के वर्सेस हैं उसमें। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिससे हमें पता चलता है कि सोसाइटी वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी इमेजिन। और अगेन मतलब जिस तरह हमें पुराणों में भी वर्णन मिलता है, उससे भी हमें पता चलता है कि काफ़ी जगह ऐसे सेटअप ऐसा था दैट देयर वाज अ लॉट मोर फ्रीडम। ओके। और इनफैक्ट ये सारी फ्रीडम हिस्टोरिकली भी थी। आप अगर जो संस्कृत के जो काव्य हैं, कालिदास के जो काव्य हैं, बाण भट्ट के हैं, हर्षचरित है, और मतलब बहुत सारे ऐसी किताबें हैं जो अगेन हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि एक रीजन हमें संस्कृत नहीं आती है, दूसरी हमारे करिकुलम में नहीं है। तो जो करिकुलम में नहीं है वो कौन पढ़ेगा। ऐसे बहुत सारे जो काव्य हैं बेसिकली, उनमें हमें अगर आप वो पढ़ेंगे ना, उनसे आपको पता चलेगा कि कितनी मैच्योर और कितनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी। ओके। क्योंकि एक पूरी बुक है जिसको शुक सप्तशती कहते हैं, और उसमें देयर आर 70 स्टोरीज, शुक सप्तति सॉरी, जिसमें 70 स्टोरीज हैं, जिसमें सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रेमाइस कि एक ट्रेडर है, वो ऑफ कोर्स ट्रेड करने के लिए वो दूसरे देश में गया है या दूसरे किंगडम में गया है। तो उसकी जो वाइफ है, शी इज फीलिंग लोनली, और उसकी जो सहेलियां हैं वो उनकी इन्फ्लुएंस में आके शी फाइंड्स अ लवर। अच्छा। अब वो हर रात को वो घर से निकलने की कोशिश करती है, और जो उसका हस्बैंड है वो उसका एक पेट तोता था, शुका मीन्स पैरेट। तो जो वो उसका पेट तोता है वो बहुत लॉयल है अपने मास्टर के लिए, तो वो नहीं चाहता कि ये कुछ ऐसा करे। तो वो उसको कहानी सुनाता है हर रोज। वो उसको बोलता है कि मतलब तुम जा तो रही हो, बहुत अच्छी बात है, मतलब तुम फ्री हो जो मर्जी करने के, और ये वो उसी से हमें पता चलता है कि कितनी फ्रीडम थी। तो पर अगर तुम्हारे में ना, अगर तुम ये कहानी सुन लोगे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। वैसे ऐसे कर करके ना वो उसको रोज इतनी लंबी स्टोरी सुनाता है कि वो जा ही नहीं पाती है। तो वो 70 स्टोरी सुनाता है उसको। ओके। और वो हर स्टोरी में there is an incident of a wife cheating on a husband or something similar, you know, so where a guy is basically getting hoodwinked, मतलब so ऐसी स्टोरीज हैं उसमें। ओके। तो आप इमेजिन कीजिए, और दिस इज अ हिस्टोरिकल बुक, मतलब ये आज के जमाने में लिखी हुई किताब। ये कितनी पुरानी बुक है? तो ऐसा माना जाता है जनरली 4th to 7th सेंचुरी के बीच की है। ये काफी पुरानी बुक है, बहुत पुरानी बुक है, more than 1000 years old। आप मतलब आराम से 1500 साल पुरानी किताब होगी है। और 1500 साल पहले इंडिया की ये सोसाइटी थी, आप इमेजिन कीजिए। सो हमें अपनी हिस्ट्री पता ही नहीं है, तो हम जो हमारे जजमेंट्स हैं वो बहुत ही करप्टेड है बेसिकली। सर, हमने वेदों की इतनी बात की पूरे एपिसोड में, पिछला एपिसोड भी वेदों पे था। ऐसा क्या हुआ कि हमने वेद पढ़ना ही बंद कर दिया? मतलब हमारे प्रॉबेबली ये जो हमारे ऊपर इतने आक्रमण हुए वो एक फैक्टर था, बट देन अगेन एज अ सोसाइटी, जैसे आपने कहा कि हम बहुत प्रोग्रेसिव थे एंड हम बहुत कल्चरली रूटेड थे। अब भी जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी जो हमारा एक है वो कोर है हमारा। तो ऐसा क्या हुआ कि वेदों को हम भूल ही गए, हम पढ़ते ही नहीं अब? तो देखिए, सबसे बड़ा रीजन तो है लैंग्वेज। संस्कृत कंपल्सरी है नहीं हमारे कंट्री में, राइट? काफ़ी स्कूल्स में आपको संस्कृत ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। सो मुंबई में तो इनफैक्ट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनके स्कूल्स में ऑप्शन थी ही नहीं संस्कृत की। मेरे स्कूल में थी चंडीगढ़ में, सो मैंने पढ़ी है संस्कृत बचपन में, इसलिए मेरा थोड़ा कनेक्शन है, कनेक्ट है। बट अगर आप वो लैंग्वेज ही नहीं पढ़ाएंगे, लैंग्वेज सिखाएंगे नहीं, तो बेसिक मंत्र हैं जैसे गायत्री मंत्र हैं, हमें उनका भी मतलब नहीं पता, क्योंकि हमें लैंग्वेज नहीं आती ना, हम समझ नहीं सकते हम क्या प्रे कर रहे हैं। हम रटा हुआ बोल रहे हैं पर हमें पता नहीं कि हम वो प्रेयर है क्या। जो शादियों में मंत्र पढ़े जाते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं पर वर और वधू को पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमें लैंग्वेज ही नहीं आती। सो आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हमारी जो लैंग्वेज, और आई थिंक ऐसा एक मैंने डिस्कशन भी देखा था कहीं पे कि देयर वाज अ टॉक उस टाइम पे डिसीजन लेने के लिए कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या होगी। तो उस टाइम पे अगर संस्कृत को रखा जाता नेशनल लैंग्वेज,
और संस्कृत इज कनेक्टेड टू ऑल द लैंग्वेजेस इन द कंट्री। ये हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी, जहाँ आपने कहा था कि अगर आपको संस्कृत आती है तो आपको कोई भी, आप देश में कहीं पे भी चले जाओ, आपको लैंग्वेज का इशू नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो आप समझ ही जाओगे कुछ भी। बिल्कुल समझ सकते हैं। तो साउथ की जो लैंग्वेजेस है, 4 द्रविडियन लैंग्वेजेस उनको बोलते हैं, तो वो मानते हैं कि ये संस्कृत से डिराइव नहीं है, लेकिन उनके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है संस्कृत से भी। तो आप स्क्रिप्ट ना पढ़ पाए तो अगर आप सुनेंगे ना तो आपको वर्ड्स काफी सिमिलर समझ में आ सकते हैं। पर एटलीस्ट जो इंडो यूरोपियन भाषाएं जिनको बोलते हैं, 4 सदर्न लैंग्वेजेस को छोड़ के, वो सब संस्कृत से ही डिराइव्ड हैं मोर और लेस। तो उनमें आप बहुत ज्यादा वर्ड्स आप समझ सकते हैं संस्कृत के। तो अगर आपको वो लैंग्वेज ही नहीं आती तो आप कैसे वो पढ़ोगे? तो और फिर और दूसरी चीज़ ये हो गई कि पहले वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी अवेलेबल नहीं थे, ट्रांसलेशंस इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, लोग इतने, हमारी लिटरेसी रेट इतना नहीं था कि कोई बॉदर करता। सिर्फ बहुत कम लोग थे जो यूनिवर्सिटीज जाते थे। हमारे पेरेंट्स के टाइम में भी इट वाज मच इजियर टू गेट इकोनॉमिकल इश्यूज भी थे और चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड थी, आपको बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज जाना पड़ता था। आज की डेट में ये सब डेमोक्रेटाइज हो गया है। राइट, इंटरनेट है, आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं एक्सेप्ट फॉर अ डेटा प्लान। राइट, और तो वो आपका मंथली डेटा प्लान में आप अनलिमिटेड जितना मर्जी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं, कमेंट्रीज अवेलेबल हैं। सो ट्रांसलेट करने की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप गूगल पे ट्रांसलेट भी कर सकते हो, आपको किसी पर भरोसा नहीं है, आप वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन आप सेंटेंस बाय सेंटेंस ट्रांसलेट कर लो संस्कृत से। सो बहुत सारी ऑप्शंस अब अवेलेबल हो गई हैं। सो आई थिंक अब सही टाइम है जब ये इंटरेस्ट दोबारा जागृत करना चाहिए हमें और एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे बहुत काम की है। ओके, सो बहुत हमने डिस्कशन किया। एक जो मुझे अब लास्ट चीज़ पूछे, विच वॉज बिकॉज अपना भी ये जो चीज़ कही गायत्री मंत्र वाली चीज़, मुझे भी इनफैक्ट पता नहीं गायत्री मंत्र का मीनिंग क्या है, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो? डेफिनेटली। सो देखिए, मैं पंडित तो नहीं हूँ, पर गायत्री मंत्र का जो लैंग्वेज के हिसाब से, संस्कृत के हिसाब से जो मीनिंग निकलता है, वो बेसिकली उससे हमें पता चलता है। पहले तो आपको पता है कि गायत्री मंत्र है किसके लिए डेडिकेटेड? सन के लिए, सन गॉड। तो सवित्र के लिए है। तो सवित्र इज वन ऑफ द नेम्स ऑफ सन गॉड। तो पुराणों में आदित्य जो हैं बोले जाते हैं, सूर्य और उनके 11 और भाई हैं, तो सवित्र उसमें से एक है। तो सवित्र बेसिकली इज द लाइफ गिविंग फोर्स। तो संस्कृत में जो सवित्र है उसका मतलब है विविफायर या लाइफ गिविंग बेसिकली। तो सवित्र के लिए, सूर्य के लिए जो उपासना की जाती है, और हम शुरू करते हैं ओम भूर्भुवः स्वः। तो ये भू क्या है? भू इज भूलोक, धरती। भुव इज दी भूवर लोक, जो अंतरिक्ष का एरिया है, और स्वः इज स्वर्ग लोक। सो पुराणों के हिसाब से अगर आपको डिस्क्रिप्शन, हम बोलते हैं स्वर्गलोक कहाँ है, सो कोई लोक है, पर वो क्या है? सो पुराणों में डिटेल्स बताई जाती हैं कि धरती से लेके सूर्य तक का जो रीजन है वो है भूवर लोक। ओके। और सूर्य से लेके ध्रुव लोक तक का जो रीजन है, पोल स्टार जो है बेसिकली, ध्रुव तारा जो है, सन से लेके ध्रुव तक का जो रीजन है, दैट इज स्वर्ग लोक। ओके। So it's a region. It's not one spot. Right. It's a region. So भू, भूवर और स्वर्ग, तो इन सब को जो इल्यूमिनेट करता है सूर्य, उसके लिए ये प्रेयर है कि आप हमारी बुद्धि को शार्पन करें, हमारे इंटेलेक्ट को शार्पन करें, ताकि हम सही रास्ते पे चल सकें। ओके। बेसिकली ये होता है उसका इन सिंपल वर्ड्स। एंड ये जो हम गायत्री मंत्र रिसाइट भी करते हैं, आई थिंक सो आपकी ही बुक से मुझे पता चला था कि ये कंप्लीट मंत्र भी नहीं है, इसमें से कुछ वर्ड्स अभी भी हमें नहीं पता है। सो एक्चुअली जैसे ओम भूर्भुवः स्वः एक्चुअली उसका पार्ट नहीं था, ये अच्छा ऐड किया गया है। पर गायत्री मंत्र अगेन काफी लोगों को नहीं पता था, कि पता होगा कि मुझे नहीं पता था जब तक मैंने रिसर्च करनी नहीं शुरू की, कि वो विश्वामित्र जी ने हाँ, ये आपकी किताब से ही मैंने पढ़ा तो था। मेरी बुक में जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे भी रियलाइजेशन तब हुआ कि ये विश्वामित्र जी ने डिस्कवर किया था। तो इसीलिए जैसा मैंने पहले कहा, वेदों में जो मंडल है अलग अलग फैमिलीज के, तो ये गायत्री मंत्र आपको 3rd बुक में मिलेगा। ओके। 3rd मंडल में मिलेगा। ओके। क्योंकि वो विश्वामित्र फैमिली की किताब है। हाँ। तो मंत्रों की लोकेशन कहाँ है ऋग्वेद में, उससे भी आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि इसके ऋषि कौन होंगे। ओके, वाओ, ओके।
सब थैंक यू ये एपिसोड करने के लिए। आपसे मुझे एक चीज़ जो जाननी है, पिछले बार भी हमने बहुत एक लंबा डिस्कशन किया था, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दिया। इस बार तो हमने आई थिंक सो 1 hour 50 minutes का डिस्कशन किया है एंड आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दिया है इस बार भी। एंड आप बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे पॉडकास्ट करते रहते हो। हाउ डू यू कीप सो मच इन्फॉर्मेशन इन योर ब्रेन, मतलब कैसे पॉसिबल है ये? आई थिंक पॉसिबल नहीं होता। यू हैव टू कंटिन्यूसली गो बैक एंड रीड एंड री रीड। तो मेरे को आई थिंक एक एडवांटेज जो मुझे लगता है ये कि आई हैव ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ रीडिंग। सो मुझे शुरू से शौक रहा है पढ़ाई करने का, पढ़ने का, सिर्फ स्टडीज नहीं दूसरी चीज़ों के बारे में। सो मेरा शुरू से ही एक अप्रोच रही है टू नो मोर। और चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो हमारा कल्चर हो, या मैं कहीं ट्रैवल भी करता हूँ तो मैं उस कंट्री के बारे में सारी हिस्ट्री वगैरह पढ़ के जाता हूँ, सो दैट यू नो आपको समझ में आता है कि अभी जो ये चीज़ें हैं वो क्यों हैं, क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है। सो आई थिंक वो एक क्यूरियोसिटी होनी ज़रूरी होती है। आपको अगर इतना चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, और इंटरेस्ट होगा तो आप पढ़ेंगे, और आप पढ़ेंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें तो याद रह ही जाती हैं। सो 100% तो कोई भी याद नहीं रख सकता, और आई एम श्योर मैंने हमारी ऑलमोस्ट 2 घंटे की जो कॉन्वर्सेशन है उसमें कहीं ना कहीं मैंने गलती भी की होगी, पर ब्रॉडली मोर और लेस जो इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं जो आपको स्ट्राइक करती हैं कि अच्छा ऐसा था, वो आपके दिमाग में फिर रह जाती हैं। और जैसे ये ट्रीटीज़ हैं यू नो मिटानी और हिटाइट किंग्स की, तो वो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी तो मुझे बहुत अचंभा हुआ, और फिर जब मैंने सर्च किया तो मुझे लगा कि नहीं यार ये फेक है, राइट क्योंकि बोगस कोई के विकिपीडिया पेज में कहीं मेंशन ही नहीं है, हिटाइट्स के पेज में कहीं मेंशन नहीं है, बट आप वो ब्रिटिश म्यूजियम में वो देख सकते हैं, वो है। तो कहीं ना कहीं आप ढूंढेंगे, इनफ एफर्ट डालेंगे तो आपको मिल भी जाएगा कहीं पे, पर ऐसी चीज़ें फिर आपको याद भी रहती है। सो आई थिंक अगर किसी और को भी इंटरेस्ट हो जानने में, आई वुड सजेस्ट कि आप पढ़िए। क्यूरियोसिटी ज़रूरी है और आपको रीड करना ज़रूरी है। सिर्फ इंस्टा रील्स या शॉर्ट्स के भरोसे अपनी इंफॉर्मेशन मत इकट्ठा कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा यू नो फेक चीज़ें भी हैं। बहुत इंस्टा रील्स मैंने अभी देखी हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है, जो स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड ही नहीं है। सो कहीं सुनी बातें हैं, हियर से है, और स्क्रिप्चुरल नॉलेज जो है वो अभी भी इनफैक्ट इवन विद ऑल दिस टेक्नोलॉजी जो हमें हमारे लिए अवेलेबल करा रही है इजीली, उसमें भी लोग पढ़ नहीं रहे हैं। लोग इजी वे आउट ढूंढ रहे हैं, और उसमें काफ़ी लोग हैं जो उसका फ़ायदा उठा के गलत चीज़ें स्प्रेड कर रहे हैं। सो आई थिंक बहुत प्रोपेगेंडा चैनल्स हैं, तो आई वुड सजेस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम। उसके आपको पोस्ट से ही पता चल जाएगा कि ये प्रोपेगेंडा है। सो आप उनके पोस्ट या वीडियोस देखते हैं तो ब्लॉक करके फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। सो मुझे काफ़ी लोग लिखते हैं कि सर इसका आप क्या सोचते हो इसके बारे में। मैं बोलता हूँ यार मेरे पास टाइम ही नहीं है सब देखने का। मैं अगर कुछ नेगेटिव है तो फॉरगेट इट। अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है, इट इज अवेलेबल ऑनलाइन, आप ढूंढ सकते हो, तो आप एफर्ट डालो ढूंढने के लिए। हाँ, मतलब आई थिंक सो दिस इज द प्रॉब्लम कि आप नेगेटिव देखते हो, फिर आप उसके पीछे ही पड़ जाते हो कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इनफैक्ट आप ये कर सकते हो कि यू रीड द पॉजिटिव स्टफ, लर्न एंड फ्लड द इंटरनेट विद दोस पॉजिटिव थिंग्स। एग्जैक्टली, आप पता करो और शेयर करो। क्यों नहीं कर सकते? एवरीबॉडी कैन डू इट, और बहुत इजी है अब ये प्रोपेगेंडा बस्ट करना। सो आई थिंक यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। थैंक यू सर। और ऐसे ही और भी हैं कुछ चैनल्स जिनके साथ मेरी डिस्कशन वार्तालाप होता रहता है। आई थिंक यू गाइज आर डूइंग अ ट्रेमेंडस फेवर टू द सोसाइटी, जो आप हेल्प कर रहे हो यू नो सही नॉलेज पहुंचाने के लिए। एंड आई होप ये सब पॉडकास्ट देख के लोगों में क्यूरियोसिटी जागे। अगर 10% लोगों में भी क्यूरियोसिटी जागती है, राइट, वो और लोगों को जागृत कर सकते हैं और ये नॉलेज और स्प्रेड हो सकती है। राइट। सो इफ़ यू आर समवन जिसे मतलब पढ़ना पसंद है, नहीं भी पसंद है, तो मेक श्योर कि यू बिल्ड दैट हैबिट। बुक्स पढ़ो। इनफैक्ट एक जो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है अपनी हिस्ट्री को जानने का, वो है फिक्शन बुक्स पढ़ के। सर की जो बुक्स है स्पेशली, बिकॉज मैंने पढ़ी है, तो दैट्स व्हाई आई कैन एब्सोल्युटली टेल यू। मेरी टीम आपको बोल सकती है, आपको हिस्ट्री जानना है, जस्ट गो चेक आउट दैट बुक। स्पेशली भरत वाली जो किताब है, वो फर्स्ट बुक थी जो आपकी थी, जो मैंने पढ़ी थी, एंड उसी के थ्रू मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने मिली जो मुझे नहीं पता थी। सो आई थिंक सो, मतलब ऐसी किताबें पढ़ने से बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो वाई नॉट डू दैट। सो या आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
Thank you so much, Jayesh, for that vote of confidence. And also, I think that is the right way to go. अगर आपको थियोरी एकदम बोरिंग लगती है, फिक्शन से शुरू कीजिए. Right. और मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, आप छोटी किताब उठाइए, सिंपल किताब उठाइए. आप एकदम ही गूढ़ उपनिषद अगर पढ़ना शुरू कर देंगे, वो फिलोसफी आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी. सो छोटी किताबों से और इंटरेस्टिंग चीज़ों से शुरू कीजिए. धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बनेगा, क्यूरियोसिटी जागेगी, तो आप और आगे डीप जा सकते हैं. करेक्ट. एंड वन मोर थिंग जो मैं बोलना भूल गया, तो सर की बुक्स में अनलाइक अदर फिक्शन बुक्स प्रोबेबली इवेंट्स एडेड नहीं है. इट्स जस्ट जो हुआ था उसी को आपने एक ड्रामाटाइज करके बताया, बट नो एक्स्ट्रा इवेंट्स हैव बीन एडेड. तो उसे वो आपने फिक्शनलाइज उस मेथड में नहीं किया है, सिर्फ उसके डायलॉग्स आपने रियल इसमें. ऑफ कोर्स. So they are written for the modern audience. इसीलिए इंग्लिश में बुक्स लिखी गई हैं, पर we are trying के हिंदी ट्रांसलेशंस भी आ जाएं. विश्वामित्र का तो है ऑलरेडी, पर उनका पर्पस यही है किताबों का लिखने का कि आज की ऑडियंस कैसे कनेक्ट करेगी इन पुरानी कहानियों से. तो वो डायलॉग्स, वो सिचुएशंस ऐसी होनी चाहिए जिनसे हम रिलेट कर सके. सो थोड़ा बहुत ड्रामेटाइज्ड है ज़रूर, थोड़े बहुत फिक्शनल चीज़ें भी हैं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं ना, इनकी स्टोरीज पूरी कहीं दी गई है. तो जो गैप्स हैं वो फिल करने के लिए जरूर थोड़े फिक्शनल सिचुएशंस हैव बीन एडेड, पर इन लाइन विद द नैरेटिव. उसमें आउट ऑफ द ऑर्डिनरी जाके या आउट ऑफ द डिस्क्राइब्ड थिंग्स, उसमें से जाके मैंने कुछ ऐड नहीं करने की कोशिश की है. सो आई होप पीपल लाइक द बुक्स. थैंक यू सो मच सर ये एपिसोड करने के लिए. बहुत मजा आया आपसे बात करके. बिल्कुल, मुझे भी. थैंक यू सो मच सर. इतनी ज्यादा डिटेल डिस्कशन आई डोंट थिंक हमने की है. थैंक यू सर. थैंक यू.